और मैं कल ब्रीफ कर चुका हूँ कि मेरी ट्रेनिंग कैसा वे है। पहले मैं टॉपिक प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा, आपको प्रॉपर सुनना है मुझे। फिर टाइमली मुझे जब लगता है कि हाँ, आप क्वेश्चंस आपको मेरे से कुछ पूछना चाहिए, तो बीच बीच में मैं आपको 30 मिनट के बाद 45 मिनट के बाद मैं टाइम देता हूँ बोलने के लिए प्रॉपर। ठीक है। एक स्टूडेंट का पहले क्वेश्चन आएगा, बाकी सब उसको सुनोगे प्रॉपर, मैं उसका आंसर दूंगा, देन नेक्स्ट बंदा प्रॉपर बोलेगा। ठीक है। ट्रेनिंग बहुत फ्लो में होगी, मैं देखना मेरी। तो मुझे एक्सपीरियंस इतना हो चुका है अभी, आपके माइंड में क्या चल रहा है, क्या क्वेरी आने वाली है ना, कहीं ना कहीं उसका आंसर आपको मिल जाएगा ट्रेनिंग के अंदर अभी। तो परेशान नहीं होना है कि यार मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ यहाँ से, मुझे क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है तुरंत। आप एक पेन कॉपी लेके बैठो और उस क्वेश्चंस को नोट कर लो प्रॉपर। कि आपने एक लाइन बोला था, वो लाइन मेरे समझ में नहीं आया, उस लाइन का मतलब क्या था। तो बड़े आराम से क्लास के बाद इनफ टाइम मिलता है बोलने के लिए आप लोग को। बीच बीच में भी आपको माइक का मैं राइट दूंगा अनम्यूट करने का, तब भी मेरे से आप बात कर सकते हो। चलो। सो फाइनली, नाउ लेट्स स्टार्ट डे वन ट्रेनिंग फ्रॉम डॉकर कंटेनर। वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ डॉकर ट्रेनिंग। राइट। सर, मैंने जो कोर्स यहाँ से एनरोल किया है दैट इज कॉल्ड डॉकर। वी आर कंफ्यूज ना कि मैं डॉकर ट्रेनिंग पढ़ने आया हूँ या कंटेनर टेक्नोलॉजी। तो दोनों में डिफरेंस एक ही लाइन का डिफरेंस है। डॉकर एक कम्युनिटी का नाम है, बट टेक्नोलॉजी विच वी आर लर्निंग हियर दैट इज कॉल्ड कंटेनर। डॉकर कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, डॉकर एक कम्युनिटी है। जैसे रेड हैट, डेवियन, ये सब क्या मार्केट में कम्युनिटी है। अपना अपना सॉफ्टवेयर, अपना कोई लिनक्स दे रहा है, अपना कोई मॉनिटरिंग टूल देता है इंडस्ट्री में, तो हर आईटी कंपनी अपना एक सॉफ्टवेयर आपको देती है। सिमिलरली, डॉकर इट्स एन आईटी कंपनी, दे गिव कंटेनर टेक्नोलॉजी। राइट। डॉकर की तरह मार्केट में दे आर सो मेनी फ्लेवर्स, दे आर सो मेनी कंपटीटर्स, जो अपना अपना कंटेनर सॉल्यूशन हमको देते हैं, जिनकी बात मैं आगे करूंगा। कुछ नाम आपने सुने भी होंगे पहले। आरकेटी, ड्रॉब्रिज, पॉडमैन। राइट। सो दीज आर सम कंपटीटर जो डॉकर की तरह अपना कंटेनर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। बट सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी, स्टेबल जो मार्केट में हुआ प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड डॉकर कंटेनर। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी कंपनी के आते हैं इंडस्ट्री में, लिनक्स काफ़ी कंपनी के आते हैं, बट रेड हैट के लिनक्स को हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं। सो दैट्स वाई यू आर लर्निंग हियर कंटेनर टेक्नोलॉजी, बट विच गिवन बाई डॉकर कम्युनिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। अब व्हाट इज कंटेनर, ये पॉइंट थोड़ा सा 10 मिनट के लिए होल्ड रहेगा। राइट। कंटेनर टेक्नोलॉजी से पहले मार्केट में सॉफ्टवेयर, वेबसाइट्स, डेटाबेसेस, हाउ वी वर रनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड। क्योंकि कुछ ना कुछ कंपनी में ना, कुछ ना कुछ आईटी कंपनीज के अंदर पहले लूप फॉल्स होते हैं, देन वी अडेप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। तो 20 से 25 मिनट में पहले हमको समझना होगा कि बिफोर कंटेनर टेक्नोलॉजी आईटी कल्चर एग्जीक्यूट कैसे होता था, उसमें क्या लिमिटेशंस थी, कहाँ कहाँ हमको डिफिकल्टी फेस करने पड़ते थे पहले हम लोगों को। देन कंपनी दे आर नाउ मूविंग ऑन कंटेनर साइट। लिमिटेशन को हम नहीं जानेंगे तो कंटेनर टेक्नोलॉजी के जो एडवांटेज आए मार्केट में उसको हम लोग नहीं समझ पाएंगे पहले। सो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो। चलो। तो इस ट्रेनिंग का पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड, आईटी कंपनी के अंदर पहले सर्वर प्रोविजन क्यों होते हैं। किसी भी आईटी कंपनी के अंदर पहले तो हम आज हम ये समझेंगे कि सर्वर प्रोविजन का मतलब क्या होता है। क्योंकि कंटेनर टेक्नोलॉजी जो आप पढ़ने आए हो ना, दिस इज रिलेटेड टू प्रोविजनिंग। ये टर्म्स जो है एक्चुअल में ऐसा बोलते हैं, कंटेनर टेक्नोलॉजी आने के बाद इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर की प्रोविजनिंग बहुत फास्ट हो गई, ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म्स हम दे पा रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की वेस्टेज को बचा पा रहे हैं हम लोग, ओएस की लाइसेंसिंग की नीड बहुत कम हो गई,
सॉफ्टवेयर डिलीवरी टाइम फास्ट हो गया। ऐसे एडवांटेज हम बोलते हैं कंटेंट टेक्नोलॉजी के बारे में। बट सर प्रैक्टिकली पहले एक बार थोड़ा सा एक्सप्लोर करो कि बिफोर कंटेनर टेक्नोलॉजी ये प्रॉब्लम्स हमको क्यों आती थी, इनके पीछे रीजन क्या थे पहले। तो कहानी मेरी स्टार्ट कहाँ से होती है पहले। आईटी कंपनी में एक टर्म्स होता है सर्वर को प्रोविजन करना। सर्वर माने मशीन, सर्वर माने लिनक्स, सर्वर माने विंडोज, ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं सर्वर्स। प्रोविजन का मतलब होता है बिल्ड करना, मशीन को इंस्टॉल करके देना। दैट इज कॉल्ड, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्वर में डाल के दे देना, इसको बोलते हैं सर्वर को प्रोविजन करके देना। हर आईटी कंपनी में एक प्रोफाइल होती है, यू आर फ्रॉम सर्वर प्रोविजनिंग टीम, सो योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपका काम है। जैसी डिमांड कंपनी में आएगी वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम बना के आप दोगे। सर थोड़ा सा बहुत बेसिक से स्टार्ट करो कि सर्वर को प्रोविजन करते क्यों है पहले तो। क्योंकि किसी भी आईटी कंपनी के पास होता है वर्कलोड। क्या होता है। आईटी कंपनी के पास एक वर्कलोड होता है। वर्कलोड का मतलब होता है कि वो आईटी कंपनी, दे हैव सम वेबसाइट्स, सो दे विल डिप्लॉय वेब सर्वर्स, राइट। कोई भी आईटी कंपनी को अपनी वेबसाइट चलानी है तो दैट मीन्स वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर टीम से क्या बोलेगा कि यार हमको एक मशीन लॉन्च करके दो, हमको एक सर्वर बना के दो जिसमें मैं अपनी वेब सर्विस डेवलप कर पाऊंगा, राइट। हर कंपनी के पास वेब सर्विस की डिमांड आती है तो मशीन चाहिए, डेटाबेस की डिमांड आती है तो डेटाबेस के लिए मशीन देना पड़ता है। ओके, इसको बोलते हैं वर्कलोड। वर्कलोड का मतलब कोई भी चीज को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, किसी को मिडल वेयर चाहिए, किसी को डेटाबेस सर्वर सर्वर चाहिए, राइट, किसी को एप्लीकेशन सर्वर चाहिए। ओके, किसी को कोई डेवलपमेंट मशीन चाहिए। एक डेवलपर है, ही इज बिल्डिंग सम एप्लीकेशंस, तो वो भी कह रहा है कि मुझे एप्लीकेशन डेवलप करना है, अब मुझे एक मशीन दो। कुछ बंदे बोल रहे हैं कि मुझे यार मुझे कुछ सॉफ्टवेयर टेस्ट करना है, तो मुझे सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करने वाली मशीन दो, राइट। तो इसको बोलते हैं वर्कलोड। वर्कलोड में क्या चलाना है टॉपिक वो नहीं है मेरा, प्रोडक्ट कैसा है। कोई वेब सर्वर है, डीबी सर्वर है, एप्लीकेशन सर्वर है, डेवलपमेंट की मशीन मांगी जा रही है, टेस्टिंग की बीएम मांगी जा रही है मेरे से, सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए मशीन बना के देना, दैट इज कॉल्ड सर्वर को प्रोविजन करके दे देना। अब इंटरनेट की दुनिया जब बढ़ती है तो सर्वर की डिमांड बढ़ती है। सर्वर प्रोविजन किसी कंपनी में नंबर ऑफ सर्वर्स प्रोविजन कम होते हैं, किसी कंपनी में ज़्यादा होते हैं, डिपेंड करता है कि उस कंपनी का इन्वायरमेंट कितना बड़ा है, उसका बिजनेस कितना ग्रो कर रहा है, उसके क्लाइंट कितने ज़्यादा एक्सपेंड हो रहे हैं, तो उसको अपना फिर इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंगली एक्सपेंड करना पड़ता है। कहीं सर्वर कम प्रोविजन होते हैं, कहीं ज़्यादा होते हैं, होते हर जगह हैं। ऐसा नहीं बोलते कि टेलीकॉम में सर्वर प्रोविजन नहीं होते, डेवऑप्स की कंपनी में सर्वर प्रोविजन नहीं होते, क्लाउड में नहीं होते, सब जगह होते हैं। नंबर में डिफरेंस आ सकता है बस। कहीं डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है तो डेवलपमेंट की मशीन ज्यादा प्रोविजन होती है, प्रोडक्शन की कम होती है प्रोविजन। कहीं टेस्टिंग बहुत ज्यादा रैपिडली हो रही है कंपनी के अंदर तो टेस्टिंग की मशीन प्रोविजन ज्यादा होती हैं। इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट चीजें बदलती रहती हैं, बट कहीं ना कहीं प्रैक्टिस सेम ही है, फ्लो सेम ही है सबके पास। तो सर्वर को प्रोविजन करने के लिए कोई टीम नहीं थी, मैं और आप जैसे बंदे लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर, विंडो एडमिनिस्ट्रेटर की हायरिंग कर देते हम लोग, जिनको लिनक्स की कोर नॉलेज थी। हम लिनक्स सिस्टम में लॉगिन करते थे, एप्लीकेशन टीम हमको बताती थी मेल के ऊपर कि हमको सर्वर के अंदर जावा चाहिए, पाइथन चाहिए, अपाचे नाम की वेब सर्विस चाहिए, एनजीनेक्स चाहिए, टॉमकैट चाहिए, हमको जेबॉस चाहिए। तो हम अपने लिनक्स के स्किल्स को, वीवर वी आर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, हमको पता है कि लिनक्स में हाउ टू इंस्टॉल जावा, हाउ टू इंस्टॉल पाइथन, हाउ टू इंस्टॉल मिडलवेयर। तो मैं अपने स्किल्स को, गाइडेंस गाइडलाइन थी, डॉक्यूमेंटेशंस थे हमारे पास ऑल दो, उनको हम फॉलो कर करके मशीन्स लॉन्च करके हम हैंड ओवर एप्लीकेशन टीम को करते हैं। फिर अब एप्लीकेशन टीम उसमें क्या करेगी, सॉफ्टवेयर चला कि नहीं चल पाया बाद में बताएगी हमको, फिर उसमें कितना अपग्रेडेशन चाहिए उनको वर्जन का, बाद में नए वर्जन की डिमांड आ रही है,
तो नया वर्जन बना के देंगे। पूरी प्रोविजनिंग की लाइफ साइकिल को हम मैनेज करेंगे। ठीक है। पहले की इस प्रोविजनिंग में और आज की प्रोविजनिंग में बहुत फर्क आ चुका है, लेकिन क्योंकि कहते हैं ना, ये इंटरनेट का टाइम है इस समय। ना तो सॉफ्टवेयर के वर्जन फिक्स हैं आजकल। enterprise company, they are developing lot of softwares, they are using lot of languages versions। तो प्रोविजनिंग टीम को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है आज, नए नए मशीन लॉन्च करना, फिर नए नए वर्जन्स को अपडेट करके देना। बहुत चीज़ें स्टैटिक नहीं है, इन्वायरमेंट क्विकली चेंज हो रहे हैं। फिर रिक्वायरमेंट बदल रही क्लाइंट की। क्लाइंट कल कॉल पे आता है, नई रिक्वायरमेंट दे देता है, फिर से पूरा प्रोविजनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है। फिर से एक नई डिमांड आ जाती है, नई कॉल के अंदर डेली स्टैंड अप कॉल होती हैं, और नए नए क्लाइंट्स हमको अपने प्रोसेस बताते रहते हैं कि आज हमको एप्लीकेशन में ये चेंज चाहिए, अब हमारा यहाँ से डाउन चल रहा है, इसमें ये वर्जन चेंज करके दो। उसके पीछे फिर हमको पूरा सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट बदलना पड़ता है। डिमांड बदलेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर में चीज़ें चेंज करना पड़ेगा। वो बात एक अलग चीज़ है, चलो। लेकिन अभी तक सर्वर को प्रोविजन करने के लिए आईटी कंपनीज के पास तरीके क्या थे, पहले ये जानना जरूरी है आपको। किसी भी आईटी कंपनी के लिए सर्वर को प्रोविजन करने के कुछ लिमिटेड ही वे होते हैं बस। एक बहुत 8 से 10 साल पुराना तरीका था, जो आप सबको मालूम होगा। फिजिकल सर्वर प्रोविजनिंग। सर, ये तो बहुत पुरानी बात कर रहे हो आप। डेटा सेंटर की जॉब थी पहले एक। डेटा सेंटर में जाना, और रैक माउंट सर्वर्स आते थे। अभी भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि आज नहीं आते। उसमें लिनक्स डाल के आना, विंडो इंस्टॉल करके आना, फिर उन मशीन्स को रिमोटली एक्सेस करना, और फिर उन मशीन्स में जाके अपने सॉफ्टवेयर वेबसाइट डेटाबेस को इंस्टॉल करना। फिजिकल सर्वर्स को भी प्रोविजन करना, वो लाइफ देखा है हम लोगों ने। टेक्नोलॉजी बदली, टाइम बदला, डिमांड्स बढ़ना स्टार्ट हुई कंपनीज की, तो एक टर्म्स आया, वर्चुअल सर्वर्स। क्या टर्म्स आया? वर्चुअलाइजेशन की दुनिया आ गई। वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी कुछ नई बातें लेके आया, कि जो कंपनी डेटा सेंटर में हार्डवेयर के ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक हार्डवेयर को एंगेज नहीं कर सकते, दे हैव लॉट ऑफ वेस्टेज, हार्डवेयर की नंबर ज़्यादा बढ़ रहे थे उनके पास, तो उनको कुछ इंप्रूवमेंट मिल गया किसके आने के बाद? वर्चुअलाइजेशन नाम का वर्ड आया। ये वर्चुअलाइजेशन वर्ड क्या कहता है, ऑल्दो मेरा टॉपिक नहीं है, बट मैं जो टॉपिक आगे स्टार्ट करने वाला हूँ ना, उसका थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड देना जरूरी है। वर्चुअलाइजेशन का बैकग्राउंड 5 मिनट में मुझे रिवाइज करना है बस, क्योंकि मेरा टॉपिक नहीं है एक्चुअल में। बट कंटेनर टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं काइंड ऑफ वर्चुअलाइजेशन है। तो जो अभी तक के वर्चुअलाइजेशन मार्केट में अवेलेबल हैं सर, वो क्या थे? और ये जो नया वर्चुअलाइजेशन आज प्रोड्यूस हुआ है इंडस्ट्री में, ये क्या है फिर? तो समझ लेते हैं कि जो अभी तक वर्चुअलाइजेशन थे हमारे पास। अभी तक का जो वर्चुअलाइजेशन था, फिजिकल बॉक्स, जिसको फिजिकल सर्वर बोलते थे, या वी कैन कॉल इट वेयर मेटल हार्डवेयर। या तो कंपनी डायरेक्टली फिजिकल सर्वर में ही लिनक्स विंडो इंस्टॉल करते थे, एक चॉइस तो ये थी। वो चॉइस आज भी अवेलेबल है, कि जिन कंपनीज को लगता है कि वर्चुअलाइजेशन में परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, वर्चुअलाइजेशन के अंदर सॉफ्टवेयर सर लेटेंसी 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 आती है, परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो कुछ कंपनी ऐसा नहीं कि आजकल फिजिकल सर्वर पर सॉफ्टवेयर डिप्लॉय होते नहीं है, नंबर कम हो गया है, लेकिन डेटा सेंटर में फिजिकल सर्वर्स आज भी डिप्लॉयड होते हैं। और कुछ सॉफ्टवेयर्स मार्केट में ऐसे भी हैं जो डायरेक्टली दे आर रनिंग ओवर दी फिजिकल सर्वर। वो एक फेस भी देखा है हमने, और वो फेस आज भी है, बट प्रैक्टिस थोड़ी सी कम हो गई उस फेस की। वर्चुअलाइजेशन की दुनिया स्टार्ट हुई जो कहती क्या है,
कि दोस्त एक काम करो, डायरेक्टली फिजिकल सर्वर में लिनक्स विंडो इंस्टॉल मत करो। आई हैव वन सॉफ्टवेयर, पहले उस सॉफ्टवेयर को फिजिकल सर्वर में इंस्टॉल करो, और यूजिंग दैट सॉफ्टवेयर यू कैन रन मल्टीपल गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स इनसाइड द सिंगल हार्डवेयर। सबने सुना होगा कि टर्म्स आया था मार्केट में, हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर, दिस इज द सॉफ्टवेयर लाइट वेट, एक लाइट वेट सॉफ्टवेयर है जो इस हार्डवेयर को इमुलेट करेगा, और एक ही हार्डवेयर के अंदर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को पोर्टेबिलिटी देगा। पोर्टेबिलिटी का मतलब प्लेस कराएगा। दे विल नॉट बी कॉन्फ्लिक्ट, दे ऑल आर आइसोलेटेड। सबको ऐसा लगता है कि मेरा ही हार्डवेयर है, मैं ही हूँ इसके अंदर, आई एम स्टैंड अलोन, मेरे अलावा इसमें कोई और रनिंग नहीं है। जबकि ऐसा होता नहीं है। जिस हार्डवेयर के अंदर एक एक मशीन चलेगा, उस हार्डवेयर के अंदर दूसरा मशीन भी चल रहा है। बट हाइपरवाइजर मैनेजिंग ऑल दिस थिंग इन दी बैकएंड। सबने सुना ही होगा, मेरा टॉपिक नहीं है वैसे तो, बट फिर भी, जिसको तुम लोग आज तक क्या बोलते आ रहे हो, वर्चुअल मशीन्स। आज क्लाइंट की प्रॉब्लम खत्म हो गई। एक बार में लिनक्स, विंडोज, लिनक्स में रेड हैट, डेवियन, जैसी जैसी क्लाइंट की डिमांड आ रही है एक ही हार्डवेयर के अंदर, ही इज एबल टू रन मल्टीपल गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये दूसरी प्रैक्टिस आईटी कंपनी ने स्टार्ट कर दी। वर्चुअलाइजेशन का ही बड़ा बड़ा फेस देखा हमने, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग वर्चुअलाइजेशन से अलग नहीं है। हार्डवेयर मेरा है अपना, इन इन हाउस, आई हैव ऑन डेटा सेंटर, मेरा अपना पर्सनल हार्डवेयर है। मैं उसको वर्चुअलाइज करके नाउ आई एम डिप्लॉइंग वर्चुअल मशीन्स, तो वो मेरा ऑन प्रीमिसेस डेटा सेंटर में वर्चुअलाइजेशन बोला जाता है। जब मैं डेटा सेंटर एफर्ट नहीं कर सकता, किसी से रेंट पे सर्वर परचेज करता हूँ, तो वो कंपनी भी कहीं ना कहीं बैकएंड में हार्डवेयर को वर्चुअलाइज करके कंसोल के ऊपर हमको सर्वर्स देती है बना के। बट वो कंपनी भी बैकएंड में कहीं ना कहीं तो हार्डवेयर को वर्चुअलाइज करके सर्वर देती है। तो उसको क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम देना हमने स्टार्ट कर दिया। बट क्लाउड कंप्यूटिंग जो टेक्नोलॉजी वर्ड निकला है, सो टोटली बेस्ड ऑन, इसका पूरा जो पीछे का फाउंडेशन है क्या है, वो है तो वर्चुअलाइजेशन ही। वही वर्चुअलाइजेशन जो आईटी कंपनी इन हाउस यूज कर रही है, और वही वर्चुअलाइजेशन को मैं डाल के सर्वर्स को रेंट पे देना स्टार्ट कर देता हूँ। तो आई आई बिकम क्लाउड प्रोवाइडर, और दे आर बिकम क्लाउड प्रोवाइडर क्लाइंट, क्लाउड क्लाइंट्स मेरे वो क्लाइंट हो गए मेरे लिए। चलो, तो दो प्रैक्टिसेस के साथ में पूरी आईटी कंपनी चलती है आज तक। दे हैव फिजिकल सर्वर्स प्रोविजनिंग, दिस इज द वन ऑप्शन। एंड सेकंड ऑप्शन वी हैव वर्चुअलाइजेशंस के थ्रू आप अपनी वर्चुअल मशीन को बिल्डअप करना स्टार्ट कर दो। लेकिन इन दोनों प्रोविजनिंग के आने के बाद भी अब आईटी कंपनियों ने छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमको देना स्टार्ट कर दी। आज के अभी भी इतना स्मार्ट क्लाउड आया, इतना स्मार्ट वर्चुअलाइजेशन हमारे पास अवेलेबल हैं, फिर भी क्लाइंट्स दे आर गिविंग सम कंसर्न्स, दे आर रेजिंग सम कंसर्न्स डेली, कि नहीं, अभी अभी भी जो प्रोविजनिंग जिस तरीके से तुम कंपनी में करके दे रहे हो ना, ये प्रोविजनिंग बहुत ज्यादा लेंदी है, बहुत ज्यादा टाइम लेंदी है। सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है इसके अंदर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बहुत स्लो चल रहा है, प्रोविजनिंग ऑन डिमांड नहीं है। ऐसे कुछ कंसर्न्स क्लाइंट हमसे कर रहा है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट, कि ये जो कल्चर अभी अभी तक हम चला रहे हैं, इस कल्चर में थोड़ी थोड़ी बातें जो क्लाइंट हमसे बोलता है, उनमें क्या प्रॉब्लम्स हैं सर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। क्लाइंट कहता है कि दोस्त, सॉफ्टवेयर की डिमांड बढ़ेगी, सॉफ्टवेयर बहुत इंटरप्राइज लेवल पर डेवलप हो रहे हैं, बार बार रिक्वायरमेंट बदल रही हैं। एक तो क्लाइंट बोलता है कि मैं यार वो समय आपको नहीं दे सकता कि तुम पहले लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डालोगे, फिर सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए उसमें रिक्वायरमेंट, जिनको डिपेंडेंसी बोलते हैं, जिनको रन टाइम बोलते हैं हम लोग,
ऐसा थोड़ी होता है कि लिनक्स का मशीन मैंने लॉन्च करके आपको दे दे दिया, अब आप उसमें सॉफ्टवेयर चला लोगे, ऐसा नहीं है ना। कोई भी चीज को चलाने के लिए पहले ऑपरेटिंग सिस्टम में आई नीड टू कॉन्फ़िगर सम डिपेंडेंसी, आई नीड टू कॉन्फ़िगर सम रन टाइम, आई नीड टू कॉन्फ़िगर सम इन्वायरमेंट, आई नीड टू कॉन्फ़िगर सम लाइब्रेरी, देन वो मशीन चलने के लायक बनता है। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के दे दिया, अब वो सॉफ्टवेयर की लायक थोड़ी बना भी लिनक्स, उसमें लॉट ऑफ चेंजेस करने पड़ते हैं। कॉन्फ़िगरेशन टीम आती है पिक्चर में, वो कॉन्फ़िगरेशन टीम उसमें लॉग इन करके फिर सिस्ट कर्नल पैचिंग सिक्योरिटी पैचेस डालती है उसके अंदर, फिर सॉफ्टवेयर की डिमांड क्या है वो डिपेंडेंसी पैक करती है, तब जाके वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट हो पाता है। तो क्लाइंट ने एक बात तो बोल दी कि यार मुझे रेडी टू यूज प्लेटफॉर्म चाहिए, पहली बात तो। रेडी टू यूज प्लेटफॉर्म का मतलब है मैं तुमको वो टाइम बार बार नहीं दे सकता, सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट रेडी करने का टाइम जो होता है, सॉफ्टवेयर रन टाइम या डिपेंडेंसी इंस्टॉलेशन। ये चीज मैं आपको, मेरे से ये नहीं बोलना कि सॉफ्टवेयर की अभी रिक्वायरमेंट डाली जा रही है मशीन के अंदर, भाई वेट करो 10 मिनट के लिए, अभी पहले वो मशीन में चीजें कॉन्फ़िगर हो रही हैं, तब वो मशीन से यूजेबल बनेगा, उससे पहले तुम उस सिस्टम को यूज नहीं कर सकते। फिर डेटाबेस इंजीनियर से बोला जा रहा है डेटाबेस भाई जल्दी से माई SQL डाल के दे इसके अंदर, 3 4 टीमों को मैं एंगेज कर रहा हूँ बार बार, वो मैं नहीं चाहता। दूसरी बात, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का जो टाइम है वो मुझे कम करना है। दूसरी प्रॉब्लम जो है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आप लोगों को पता नहीं उस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि नहीं, ऑल दो सबको नहीं होगा इस बात का एक्सपीरियंस, बट मुझे बोलना पड़ेगा अभी भी वो। क्लाइंट एक दिन आया मेरे पास, क्लाइंट मेरे से बोलता है कि यार दो सॉफ्टवेयर है मेरे तो, एक सॉफ्टवेयर 1.7 में डेवलप हुआ है, एक सॉफ्टवेयर 1.8 में डेवलप हुआ है, तो तुम क्या करोगे। मैं प्रोविजनिंग टीम का पार्ट हूँ, मैं उससे बोलूंगा कि दो मशीन लॉन्च करके आपको दे दूंगा मैं। तो मेरे से बोला ये क्या बात हुई, दो मशीन तो मेरा क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं करेगा, एक ही मशीन के अंदर दोनों वर्जन्स की डेवलपमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हो तुम, दो सॉफ्टवेयर को एक ही मशीन में रन नहीं कर पा रहे हो बार बार, क्योंकि तुम नई नई वर्चुअल मशीन बना के दे रहे हो मेरे लिए, तो प्रोसेस में डिले है। प्रोसेस डिले का मतलब होता है कि एप्लीकेशन टीम सर्विस रिक्वेस्ट जनरेट करेगी, उसमें फिर अप्रूवल्स आते रहते हैं कि तुमको क्या चाहिए बताओ, प्रोविजनिंग के दोबारा से क्या चेंज हुआ है, फिर ब्रिज एक्टिविटी का टाइम डिसाइड होता है, आज 7:30 एक VM लॉन्च करके आपको दी जाएगी। अब वो एक वर्चुअल मशीन को बनाने के लिए तुमने पूरा मैनेजमेंट प्रोसेस को फॉलो किया। कंपनी में ऐसे थोड़ी होता है कि मैंने आपको फोन कर दिया कि एक VM लॉन्च कर दो दोस्त, कंपनी का एक प्रोसेस होता है, कंपनी में यू आर लाइक फ्रॉम एप्लीकेशन टीम, सो यू हैव टू डिस्क्लोज योर रिक्वायरमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसको बोलते हैं सर्विस रिक्वेस्ट। अब वो सर्विस रिक्वेस्ट के ऊपर फिर हाई लेवल के जो मैनेजमेंट हायर्स होते हैं हमारे, जो होल्डर्स होते हैं, दे गिव द अप्रूवल, फिर उसकी एक ब्रिज एक्टिविटी का टाइम डिसाइड होता है, फिर उस ब्रिज के ऊपर भी इन्वॉल्व मल्टीपल टीम्स, एक फायरवॉल की टीम को रीच करना पड़ेगा, तुम्हें कौन सा पोर्ट ओपन करवाना है, फिर हमको एक लाइसेंसिंग की टीम को रीच करना पड़ेगा कि जो मशीन चाहिए उसमें लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा, वो इंटरप्राइज है, उसकी पैचिंग करनी है तो एक हमको एक सब्सक्रिप्शन डाल के देना पड़ेगा उसके अंदर, फिर सॉफ्टवेयर की टीम जो सॉफ्टवेयर की डिपेंडेंसी डालना जानती है उसके अंदर। तो मल्टीपल चीज़ों को तुम ट्रिगर करते हो, एक तो पहली चीज़ तो उसमें प्रोसेस डिले हो जाता है। क्लाइंट बोलता है कि जब सॉफ्टवेयर डेवलपर को एक बार मशीन आपने दे दिया था पहले, तो उसी मशीन में वाई यू आर नॉट डेवलपिंग मल्टीपल सॉफ्टवेयर, वाई यू आर नॉट एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल डेवलपमेंट। और डेवलपर इस बात को बोल देता है कि यार मैं मल्टीपल डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा हूँ,
क्योंकि पता नहीं, देर इज सम कॉन्फ्लिक्ट, एक बार में एक ही चल पा रहा है। या तो डेवलपमेंट 1 को डाउन करना पड़ता है, या 2 को डाउन करना पड़ता है। यानी वी आर नॉट एबल टू रन मल्टीपल सॉफ्टवेयर एट अ टाइम इन द सेम ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसकी वजह से नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्डअप करने पड़ते हैं। और नया ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्डअप कराना पड़ता है अगर मुझे, तो फिर से पूरा प्रोसेस को ट्रिगर करना पड़ता है, फिर से एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइसेंस, दोबारा से फिर एक नई टीम को एंगेज करना। पूरा कंपनी का एनवायरनमेंट आप ट्रिगर करते हो बार बार। एक माइनर वर्जन की चेंज की वजह से पूरी प्रोविजनिंग साइकिल को दोबारा से रिपीट करवाते हो फिर से आप। वी कैन वी आर नॉट एबल टू रन, सॉरी। हाँ, क्लाइंट बोल रहा है कि हम लोग वी आर नॉट एबल टू रन मल्टीपल सॉफ्टवेयर एट अ टाइम इन द सेम मशीन। उसका भी क्लाइंट को पता नहीं रीजन क्या है, वो मुझे पता है इसके बारे में, ऐसा क्यों हो रहा है। केस 4, सॉफ्टवेयर माइग्रेशन डिले है। एक सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट हो गया, डेवलपमेंट में अब ये सॉफ्टवेयर किसी और को देना है चलाने के लिए, तो उसको बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तुम्हारा लिनक्स, तुम्हारा इंजीनियर पहले सॉफ्टवेयर को चलाने की जो जो गाइडलाइन थी, जो भी उसके इंस्टॉलेशन थे ना, वो करके तुमको दे गया। अब उस कंपनी में वो स्किल्स नहीं है। स्किल्स है तो कुछ प्रॉब्लम्स आ गए वर्जन्स के बीच में, कुछ लाइब्रेरी मिस कर दिए या तो डिपेंडेंसी में। तो अब ये सॉफ्टवेयर एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में चलाना है, तो सेम एफर्ट मुझे बार बार देना पड़ रहा है। कंपनी बोलती है कि ऐसा कुछ तरीका लेके आओ यार, ये सॉफ्टवेयर यहाँ से उठा के बस वहां प्ले कर दूं, दैट्स इट। मैं बार बार लिनक्स सिस्टम में डबल एफर्ट नहीं दे सकता। मेरा लिनक्स इंजीनियर बार बार सॉफ्टवेयर को चलाने से पहले प्लेटफॉर्म रेडी नहीं कर सकता है। सॉफ्टवेयर के अंदर इतनी इंटेलिजेंसी होनी चाहिए कि उसको चलने के लिए क्या चाहिए, वो अपनी डिपेंडेंसी अपने साथ कैरी करे। हम उसको एड ऑन डिपेंडेंसी प्रोवाइड करके नहीं दे सकते बार बार। सॉफ्टवेयर पोर्टेबिलिटी नहीं है आज तक। तो अभी तक कोई भी वर्चुअलाइजेशन आया, लेकिन क्लाइंट की डिमांड, क्लाइंट की जो आज भी कंसर्न्स आ रहे हैं हमारे सामने, उन कंसर्न्स का हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है। वी हैव लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर, वी आर डेवलपिंग लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर। उनको चलाने के लिए हमारे पास अभी तक एक ही प्रैक्टिस है, एक वर्चुअल मशीन, एक फिजिकल सर्वर, या तो बोलो। अगर सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट नहीं करता है, तो वी विल एंगेज 1 फिजिकल सर्वर। अगर वो सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट करता है, तो एक वर्चुअल मशीन के ऊपर एक सॉफ्टवेयर, सेकंड वर्चुअल मशीन के ऊपर सेकंड सॉफ्टवेयर। कंपनी दे वांट ऑप्टिमाइज कि दोस्त ये सर्वर को प्रोविजन बार बार मत करो, कुछ नई टेक्नोलॉजी लेके आओ कि वी शुड बी एबल टू रन मल्टीपल सॉफ्टवेयर इन सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। अगर मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम बार बार डेवलप नहीं होगा, तो प्रोसेस डिले कम हो जाएगा। मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम बार बार डेवलप नहीं होगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने का जो टाइम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो लाइसेंस है, ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए जो मिनिमम हमको रिसोर्स चाहिए, 10 GB डिस्क, 1 GB रैम, 1 CPU, ये रिसोर्स जो बार बार मैं आपको दे रहा हूँ, ये रिसोर्स भी मेरा कहीं ना कहीं फ्री हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन टीम भी रिलैक्स करेगी। एक सर्वर जब जब बनता है, उसमें बार बार उनको पैचिंग, कर्नल पैच, नेटवर्क पैच, सिक्योरिटी पैच डालने पड़ते हैं। जब एक बार हमने सिक्योरिटी पैच डाल के दे दिया, तो अब कॉन्फ़िगरेशन टीम को दोबारा रीच करने की नीड नहीं है। नेटवर्क टीम भी रिलैक्स करेगी। एक बार कितना पोर्ट नंबर आपको अलाउ करवाना है बीएम के रेस्पेक्टिव करवा लो। नई डिमांड 10 मिनट की बात करोगे, तो फिर से तुम एक नई टीम को एंगेज करोगे बार बार। तो ओवरऑल परेशानी ऑपरेटिंग सिस्टम की है अभी तक की दुनिया में।
नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर बढ़ते जा रहे हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम की वेस्टेज क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। इंस्टॉलेशन टाइम में बहुत कंपनी बिजी है। एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने में बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है। उसके पीछे एक ही रीजन है, क्या? देखो सर, ये जो कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हो तुम अभी तक, वो क्या चीज है पहले तो? हमारा एक सॉफ्टवेयर जब डेवलप होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर जब डेवलप होता है दोस्तों, तो उसको चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में एक मेजर पार्ट होता है जिसको बोलते हैं लाइब्रेरी, जिसको बोलते हैं रन टाइम। और ये लाइब्रेरी के वर्जन कभी जभी सेम भी रहते हैं दोनों वर्जन में, और कभी कभी ये वर्जन्स डिफरेंट भी हो जाते हैं। जैसे एक सॉफ्टवेयर मेरा ए जो पाइथन का है, और एक सॉफ्टवेयर मेरा बी है जो पीएचपी का है। जब मैंने दोनों सॉफ्टवेयर को डेवलप करना स्टार्ट किया, दोनों डेवलपमेंट मैंने एक ही सिस्टम में रन करना स्टार्ट कर दिया। टीम वन, दे आर डेवलपिंग पाइथन। टीम टू, दे आर डेवलपिंग पीएचपी। इसके बीच में एक ऐसी लाइब्रेरी थी जिसका वर्जन था एक्स। स्टार्टिंग में दोनों सॉफ्टवेयर एक ही लाइब्रेरी को शेयर करते थे। ऐसा होता है लिनक्स में, आपको पता नहीं, आई डोंट नो आपको नॉलेज है कि नहीं। एक फाइल होती है live.so, .so फाइल होती है बेसिकली। लाइब्रेरी का जो एक्सटेंशन है लिनक्स में क्या होता है, .so फॉर्मेट में होता है। लिनक्स में एक फोल्डर होता है live64। कभी देखा है आप लोगों ने live64, live32? तो ये एक कॉमन एरिया होता है लिनक्स में जहाँ सभी सॉफ्टवेयर की लाइब्रेरी क्या होती है, इंस्टॉल्ड होती है। ये लाइब्रेरी, दे आर नॉट आइसोलेटेड वर्जन वाइज, सॉफ्टवेयर वाइज। दे आर प्लेस्ड इन कॉमन एरिया, कि मल्टीपल सॉफ्टवेयर जब भी चलेंगे, दे स्टार्ट शेयरिंग कॉमन लाइब्रेरी। कोई दो सॉफ्टवेयर हो सकता है एक ही लाइब्रेरी को पढ़ रहे होंगे, कोई दो सॉफ्टवेयर हो सकता है अलग अलग लाइब्रेरी को पढ़ते होंगे। ये तुम नहीं पकड़ सकते इस बात को। तो कभी ऐसा भी होता है कि दो सॉफ्टवेयर दे आर यूजिंग कॉमन लाइब्रेरी। फ्यूचर में क्या हुआ, पाइथन टीम ने बोला कि मुझे पाइथन का वर्जन अपडेट चाहिए। तो जब मैंने लिनक्स में यम अपडेट पाइथन चलाया, तो ये जो लाइब्रेरी है इसका वर्जन वाई हो गया। अब इस वाई वर्जन से जो मेरा बी एप्लीकेशन था वो मैप था, इसको वाई वर्जन के साथ में कंपेटिबिलिटी नहीं है, तो एक डेवलपमेंट आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब इस मशीन में या तो एक बार में ए चलेगा या बी चलेगा, एक बार में दो एप्लीकेशन नहीं चल सकती इसके अंदर, क्योंकि दे आर कॉन्फ्लिक्ट इन इन लाइब्रेरी लेवल। सो अल्टरनेटिवली देर इज नो ऑप्शन, एज अ बीइंग प्रोविजनिंग इंजीनियर, आई विल प्लेस टू वर्चुअल मशीन। दो ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग बना के दूंगा आप लोगों को। बी एप्लीकेशन की जो पुरानी रिक्वायरमेंट है वो डालूंगा, और ए एप्लीकेशंस की जो नई रिक्वायरमेंट है वो डाल के दे दूंगा मैं आपको। जब मैं दो वर्चुअल मशीन्स गोइंग टू क्रिएट, तो पूरा प्रोसेस फॉलो करूंगा मैं। जैसे एक वर्चुअल मशीन को बनाने का जो प्रोसेस था, फिर मैं दूसरी वर्चुअल मशीन को बनाने का जो प्रोसेस फॉलो करूंगा। अब मेरा जो मैनेजर है मेरे से कंसर्न्स रेज करेगा कि ये जो प्रैक्टिस आप फॉलो करते हो ना, ये प्रोसेस की वजह से नंबर ऑफ टीम दे इन्वॉल्व, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म ऑन डिमांड नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन टीम को एंगेज करते हो, सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए लिनक्स लेवल पे बहुत ज़्यादा एफर्ट देते हो आप। चीज़ें एक बार बना के क्यों नहीं रख लेते आप? क्लाइंट बोल रहा है मेरे से, एक ही मशीन में सब कुछ बना के क्यों नहीं रख सकते आप लोग? तो मैं बोल रहा हूँ कि यार एक ही मशीन में बनाने का मतलब ही नहीं है ना। यू आर नॉट आईटी पर्सन। ऑपरेटिंग सिस्टम को जब डिजाइन किया गया था,
तो उसमें ऐसी कहानी थी, ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा कोई तरीका नहीं था अभी तक कि हम हर सॉफ्टवेयर की डिपेंडेंसी को अलग कर दें। एक सॉफ्टवेयर को अपडेट करें तो दूसरा सॉफ्टवेयर इंपैक्ट ना हो। देर इज नो एनी मेथड टिल दी नाउ। इन कॉन्फ्लिक्ट को मैं एज अ लिनक्स इंजीनियर अवॉइड नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोग्रामिंग लिनक्स की ऐसे ही हुई है अभी तक। राइट। कॉन्फ्लिक्ट लाइब्रेरी लेवल से भी आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट कभी कभी। कभी आपने सुना होगा कि हर सर्विस का एक पोर्ट एड्रेस होता है। प्रोग्रामर ने क्या किया, एक एप्लीकेशन डेवलप किया और एप्लीकेशन को 80 पोर्ट पे लिख दिया। दूसरा डेवलपर आया, उसने भी अपनी एप्लीकेशन डेवलप की, उसने भी 80 पोर्ट पे लिख दिया। अब एक मशीन के अंदर दो 80 पोर्ट हम रन नहीं कर सकते फिर। और दोनों डेवलपर दे आर नॉट रेडी कि नहीं यार बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो गया है, अब ये नहीं कर सकता मैं कि 80 पोर्ट नंबर, बिकॉज दे आर लॉट ऑफ प्लेस देयर वी हैव हार्ड कोड पोर्ट नंबर। अब पूरा डेवलपमेंट में फिर से मॉडिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये पोर्ट नंबर की एपीआई इसको मैं काफी जगह इंटीग्रेट कर चुका हूँ। पोर्ट नंबर चेंज करना एप्लीकेशन टीम ने साफ सा मना कर दिया है। तुम अपने लिए कुछ सॉल्यूशन लेके आओ, दोनों सॉफ्टवेयर एक बार चला के दिखाना है आपको। तो सर कुछ भी नहीं करूंगा, मैं फिर से एक वर्चुअल मशीन बनाऊंगा और उस वर्चुअल मशीन को नया आईपी दूंगा, फिर और दोनों सॉफ्टवेयर को नई वीएम में डिप्लॉय कर दूंगा। अगेन क्लाइंट मेरे से फिर बोलेगा कि तुमने फिर से वर्चुअल मशीन नया बिल्डअप किया, सेम एफर्ट आपने फिर दिया। राइट। एक मशीन एक सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ था इसके अंदर, जिसमें पाइथन के साथ में जो जो इसने मांगा था मेरे से, पाइथन माई सिक्वल वगैरह वो सब डाल के दे दिया था। और यहाँ मेरी एप्लीकेशन प्रॉपर रेडी हो गई थी। अब मुझे ये एप्लीकेशन यहाँ से हटा के नए इन्वायरमेंट में चलानी है। ये मेरा इन्वायरमेंट टेस्टिंग का था, अब ये मेरा इन्वायरमेंट प्रॉड का है। पूरी पूरी वर्चुअल मशीन को तो माइग्रेट करना पॉसिबल नहीं है सर, क्योंकि ये वर्चुअल मशीन हो सकता है VMware की हो, प्रोडक्शन में चलता है हमारा ओपन स्टैक। तो वर्चुअल मशीन माइग्रेट करना सर एक सॉल्यूशन नहीं है। ये सॉफ्टवेयर इसको दे दो बस। अब ये सॉफ्टवेयर को जब मैं इंस्टॉल करूंगा, तो इससे पहले दोबारा से मुझे सॉफ्टवेयर को चलाने से पहले पूरा डिपेंडेंसी का इंस्टॉलेशन फिर से करना पड़ेगा। पहले डिपेंडेंसी आई विल इंस्टॉल, देन सॉफ्टवेयर को आई विल स्टार्ट इन दी प्रोडक्शन मशीन। तो सॉफ्टवेयर को एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में ले जाना, ये भी एक फाइट आएगी मेरे लिए फिर। कुछ ऐसा कर दो ना, ये पाइथन ये सॉफ्टवेयर को एक सिंगल पैकेज में पैक कर दो। ये पैकेज वर्ल्ड में कहीं भी उठा के भेजूं मैं, वो कंपनी एंड कंपनी उस कंपनी को इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए इंस्टॉलेशन में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। वो कंपनी मेरे से ये भी ना पूछे कभी कि तुमने सॉफ्टवेयर जब चलाया था इसमें विंडो था कि लिनक्स था, लिनक्स में रेडेट था, डेबियन था, नहीं। सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए बैकएंड में ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने कौन सा यूज किया था, वो प्रॉब्लम भी उसको ना आए। तो मार्केट में कंसेप्ट आया। नाउ वी स्टार्टेड गिव दी सॉल्यूशन। क्लाइंट मेरा परेशान है, दे हैव लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर, दे कैन नॉट रन वर्चुअल मशीन रैपिडली वन बाई वन। तो क्लाइंट को मैं अब नाउ आई एम गोइंग टू प्रपोज न्यू सॉल्यूशन कि क्लाइंट एक काम करो, यू हैव लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर, आप मल्टीपल सॉफ्टवेयर यू वांट टू रन इन सिंगल मशीन, यू वांट लाइक इजी सॉफ्टवेयर माइग्रेशन। तुम सॉफ्टवेयर को चलाने से पहले इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते बार बार, ठीक है। सो आई हैव रेडी टू यूज सॉल्यूशन। मेरे पास एक सॉल्यूशन है क्या। देन अभी जो लेटेस्ट वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी अनाउंस हुआ जो आप पढ़ने आए हो, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन। नाम ही क्या है इसका। ऑपरेटिंग सिस्टम एक रहेगा, उस ऑपरेटिंग सिस्टम में चलने वाले सभी सॉफ्टवेयर को ऐसा लगेगा
कि दिस इज ओनली माई ओएस, आई एम ओनली सिंगल सॉफ्टवेयर जो इसमें रन हो रहा हूं। दे ऑल विल बी आइसोलेटेड इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क, they all will be isolated in terms of library, they will not get the conflict because they all have separate dependency। ऐसा सर आप क्या करोगे? सो वी अनाउंस द टेक्नोलॉजी दैट इज कॉल्ड कंटेनर। क्या किया हमने? वी स्टार्टेड वर्क विद द कंटेनर टेक्नोलॉजी इनसाइड द ऑपरेटिंग सिस्टम। कंटेनर ऑपरेटिंग सिस्टम से बाहर नहीं है, कंटेनर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर का। अगेन दिस इज वन लॉजिकल ऑब्जेक्ट विच गिव्स separate environment for application, which provide separate dependency for the application, which isolate software from other applications. There are a lot of definition of container, right? So now company are moving on container side, that is called OS virtualization। का मतलब ही क्या होता है? कंटेनर वर्चुअलाइजेशन। कंटेनर कहता है कि दोस्त मेरे थ्रू क्या हो जाएगा, इन सेम ऑपरेटिंग सिस्टम, इन द सेम ऑपरेटिंग सिस्टम वी कैन रन इजिली मल्टीपल सॉफ्टवेयर विदाउट लाइब्रेरी नेटवर्क और ईटीसी। जो भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं आपको पता नहीं, दो कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सब जानते हैं आजकल, लाइब्रेरी नेटवर्क कॉन्फ्लिक्ट, विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट, राइट। कंटेनर बेसिकली इट क्रिएट आइसोलेट इन्वायरमेंट इन द ऑपरेटिंग सिस्टम और इट क्रिएट फॉर ईच सॉफ्टवेयर। इन द कंटेनर इमेज, इन द कंटेनर फाइल सिस्टम हैज ओनली सॉफ्टवेयर लेवल डिपेंडेंसी। सर कंटेनर्स की इमेज में होता क्या है, कंटेनर्स के अंदर मुझे क्या मिलता है? तो कंटेनर कहता है कि मेरे अंदर क्या है पता है, मेरे अंदर वो चीजें हैं जो एक सॉफ्टवेयर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम में चलने के लिए जो जो डिमांड करता था, वो मिनिमल कॉन्फ़िगरेशंस का डेटा नाउ आई कंटेन, मेरे पास आ गया वो अब। हमने लाइब्रेरी को कॉमन पाथ में ना रख के, हमने लाइब हमने सभी की कॉन्फ़िग फाइल को कॉमन फोल्डर में ना रख के, वी क्रिएटेड स्मॉल स्मॉल इमेजेस इन सेपरेट सेपरेट पाथ। बैकएंड में देखा जाए, अगर आर्किटेक्चर में समझाऊंगा, तो एवरी सॉफ्टवेयर इट स्टोर्ड इन सेपरेट फोल्डर, उस फोल्डर में से देन वी स्टार्ट द सॉफ्टवेयर, दैट्स कॉल्ड कंटेनर। ये जावा का कंटेनर है, ये जावा का जेल रूट है। इस जावा के रूट में सिर्फ जावा की डिपेंडेंसी पड़ी हुई है। जावा का प्रोसेस इस पाथ में से ही अपनी लाइब्रेरी लोड करेगा, दूसरे पाथ में से इसको मतलब नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइब्रेरी पाथ चेंज हो रहा है, देर इज नो इम्पैक्ट। क्यों? इट हैज ऑन लाइब्रेरी, इट हैज ऑन कॉन्फिग फाइल्स, इट हैज ऑन डिपेंडेंसी, राइट। कंटेनर इट क्रिएट सेपरेट फाइल सिस्टम बीनिक आईपी प्रोसेस फॉर ईच सॉफ्टवेयर। इन शॉर्ट, it act as a separate virtual
मशीन, बट इट इज नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं बोलते लेकिन कि कंटेनर एक वर्चुअल मशीन है, लगता है ऐसा है। ऐसा लगता है हमको कि ये कंटेनर में चलने वाला सॉफ्टवेयर तो हमने एक नई वर्चुअल मशीन में डिप्लॉय कर दिया, जबकि वर्चुअल मशीन तो वही है। उस वर्चुअल मशीन में वी क्रिएटेड लॉजिकल इन्वायरमेंट, लॉजिकल बाउंड्री, वी क्रिएटेड जेल रूट। एक टर्म्स होता है जेल, जेल इन्वायरमेंट। जेल इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि मेरा सॉफ्टवेयर हमने किसी पाथ में लॉक कर दिया। अब इस पाथ में जो जो चाहिए, इस पाथ में इसकी लाइब्रेरी है, इसी पाथ में सब कुछ पड़ा है इसके लिए। इसको किसी और फोल्डर से मतलब नहीं है अब। राइट। देन अगर एडवांटेज ऑल दो आपको मालूम चल गए, सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? इट ऑप्टिमाइज सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी इंस्टॉलेशन टाइम। वो समस्या जो लिनक्स इंजीनियर इंगेज थे बार बार, एक सॉफ्टवेयर आना है उसकी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करके रखो पहले से ही, सर्वर बना के रखो, नहीं। आज हम ऐसा नहीं करते। आज हमारी कंपनी में ऑलरेडी वी प्रिपेयर्ड इमेजेस ऑफ कंटेनर। हम लिनक्स सिस्टम को बार बार प्रिपेयर नहीं करेंगे, हम ऑपरेटिंग सिस्टम को बार बार एफर्ट नहीं करेंगे। ऑलरेडी वी जस्ट वी एफर्ट, हमारी जो एनर्जी होगी कंटेनर्स की इमेज को बनाने में जाएगी बस। कंटेनर्स की इमेज में हम क्या करेंगे? कोई सॉफ्टवेयर चलाना है कंपनी को, जावा का, पाइथन का, पीएचपी का, तो हम एक बार में पाइथन 3.6, पाइथन 3.7, जावा 1.7, माई सिक्वल 3.6, डेली मेरी कंपनी में कौन कौन से एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट आती है, हमारी कंपनी का इट्स अराउंड क्या क्या चल रहा है, उन चीज़ों के इमेजेस को बना बना के एक बार वी विल रिटेन। अब जिसको भी प्लेटफॉर्म चाहिए वो हमारे से बार बार बात नहीं करेगा, जस्ट पुल द इमेज एंड डिप्लॉय इट फ्रॉम योर साइड। डेवलपर एप्लीकेशन टीम, आप मेरे को बार बार एंगेज नहीं करोगे। मैं अपना इनपुट एक बार दे चुका हूँ, सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए इमेजेस ऑलरेडी हैव डेवलप, जस्ट यू हैव टू चूज द इमेज एंड डिप्लॉय सॉफ्टवेयर। ओएस इंजीनियर को तुमको बार बार रीच करने की नीड अब नहीं पड़ेगी। इट ऑप्टिमाइज सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी इंस्टॉलेशन टाइम। राइट। ऑन डिमांड प्रोविजनिंग जो टर्म्स है वो आ गया। ऑन डिमांड प्रोविजनिंग, ऑन डिमांड का मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया, अब ऐसा कोई एक्सक्यूज मैं नहीं देने वाला कंपनी में कि अभी प्रोविजनिंग हो रही है, नहीं, प्रोविजनिंग सब डिप्लॉयड है। बस बता दो कौन सा सॉफ्टवेयर किस प्लेटफॉर्म में चलाना है, ऑल वी हैव डन फ्रॉम आवर साइड। प्रोविजनिंग की वजह से कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिले नहीं जाएगा, कोई डिप्लॉयमेंट, कोई नया रिलीज, उसमें मेरा प्रोविजनिंग का कोई लैक नहीं है अब। ऑन डिमांड है सब कुछ। राइट। मल्टीपल डेवलपमेंट रनिंग टुगेदर। ऑब्वियसली एक बार में ही 50 टीम, एक दो टीम, चार टीम एक साथ काम कर रही है बैठ के, ये नहीं करना है कि तू पर डाउन कर फिर मैं अपना आप करूंगा क्योंकि आपका पोर्ट नंबर मेरा पोर्ट नंबर सेम ही है। नहीं, एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर, एक ही बॉक्स के अंदर, एक ही मशीन के अंदर मल्टीपल डेवलपमेंट्स, दे आर वर्किंग टुगेदर विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉस्ट ऑप्टिमाइज हो गई। आज जो कंपनी आज से पहले 100 मशीन डेवलप कर रही थी, दे हैव 100 सॉफ्टवेयर। लेट्स एन एग्जांपल, आई हैव 100 सॉफ्टवेयर, वी वर कॉन्फ़िगरिंग 100 मशीन, वन सॉफ्टवेयर वन वर्चुअल मशीन्स।
आज हम 10 मशीन पे नंबर लेके आ गए अपना। जब एक मशीन में लेट्स एक नंबर मान रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि एक मशीन में ओनली वी कैन रन 10 सॉफ्टवेयर। ऐसा मान रहा हूँ कि एक मशीन के अंदर इफ आई एम डिप्लॉइंग 10 कंटेनर, और हर कंटेनर के अंदर 1 सॉफ्टवेयर आई एम एबल टू रन, तो 100 मशीन से मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर 10 पे आ गया। 90 वर्चुअल मशीन को बनाने का जो पूरा मैन पावर था, 90 वर्चुअल मशीन की कॉन्फ़िगरेशन टीम, पैचिंग की टीम, मेंटेनेंस की टीम, मॉनिटरिंग की टीम, इंफ्रास्ट्रक्चर का लाइसेंस, वो सब हमने ऑप्टिमाइज कर लिया। लोग कहते हैं कंटेनर टेक्नोलॉजी पे कौन कौन मूव करना चाहता है, पूरा वर्ल्ड इस पे मूव करना चाहता है। आप क्योंकि प्रोविजनिंग की जो वेस्टेज है वो हर जगह है। ऐसा नहीं बोलते कंटेनर टेक्नोलॉजी सिर्फ टेलीकॉम में अडेप्ट होती है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी इसको यूज नहीं करती, नहीं। कंटेनर टेक्नोलॉजी, इट इज द बेटर सॉल्यूशन फॉर ऑल आईटी कंपनीज। दे वांट टू ऑप्टिमाइज देयर प्रोविजनिंग स्टाइल, प्रोविजनिंग की जो अभी तक की प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर पोर्टेबिलिटी आ गई। सॉफ्टवेयर पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है, आज मैंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, वो सॉफ्टवेयर मैंने आपको आगे भेजना है किसी टीम को, दूसरी कंपनी को, तो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम आई विल नॉट एक्सपोर्ट, आई जस्ट ट्रांसफर कंटेनर इमेज। दे आर लाइट वेट कंपेयर टू ओएस इमेज। पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज में सॉफ्टवेयर डालोगे, फिर पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सपोर्ट करोगे, तो वो लाइट वेट थोड़ी होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम काफी हैवी होता है। और कंटेनर्स की इमेज काफी लाइट वेट होती है। उस कंटेनर्स की इमेज को आई विल जस्ट अपलोड ओवर द इंटरनेट, एनीवन कैन डाउनलोड, और वो अपने मशीन के अंदर उस कंटेनर्स की इमेज को डिप्लॉय कर लेगा। अब उसको नहीं पता कि सॉफ्टवेयर का को जब डेवलप किया जा रहा था तो मशीन लिनक्स का था, रेड हैट का था, नहीं। उसको कंटेनर को चलाना है। कंटेनर्स की इमेज में ही आई हैव पैक्ड ऑल द डिपेंडेंसी। वो बंदा लिनक्स का इंजीनियर भी नहीं है, उसको ये पता भी नहीं है कि सॉफ्टवेयर चलता कैसे है, इसको चलाने वाली डिपेंडेंसी क्या होती है, हाउ टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर इन लिनक्स, वो जानता ही नहीं है। उसे करने की नीड भी नहीं है, प्लग इन एंड प्ले, जस्ट डाउनलोड एंड प्ले इट। उसको प्ले करना है बस, और प्ले करते ही विदाउट हैविंग डेप्थ नॉलेज अबाउट द सॉफ्टवेयर, अबाउट द इंस्टॉलेशन पार्ट, वो हमारा L1 का बंदा हमारे सॉफ्टवेयर को चला पा रहा है। सर क्या रीजन है कि मार्केट में लिनक्स की जो प्रोफाइल थी ना, उसकी डिमांड खत्म होती जा रही है। मतलब वो उस तरीके की जो L3 वाली प्रोफाइल थी ना, उसकी डिमांड नहीं है आजकल। कोर लिनक्स इंजीनियर की नॉलेज की नीड ही नहीं पड़ती है हमको। क्यों नहीं पड़ती है दोस्तों? उसका एक रीजन यही तो है कि जब मुझे पता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए प्लेटफॉर्म, हर आईटी कंपनी, जो कंपनी अपना सॉल्यूशन दे रही है लोगों को, उनका सॉल्यूशंस कंटेनर बेस्ड है। इमेजेस डेवलप हो चुकी हैं, प्लेटफॉर्म रेडी होते हैं, बस उठाना है और प्ले कर देना है। तो मैं कोर इंस्टॉलेशन की प्रोफाइल हायर क्यों करूंगा फिर अलग से? आज मुझे माई चलाना है तो माई की कम्युनिटी से बात करूंगा, माई की इमेज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। आज मुझे जेबॉस चलाना है तो जेबॉस की इमेज में इंटरनेट से उठाऊंगा, और आई कैन प्ले इट ओनली। मुझे ये भी मैटर नहीं करता कि मुझे जेबॉस का इंस्टॉलेशन पता है कि नहीं पता है आजकल। जैसे कल मेरी आपसे बात हो रही थी कि जेबॉस टॉमकैट क्या होते हैं, हल्का हल्का पढ़ लो। बट आजकल कोर इंस्टॉलेशन की नीड नहीं है हम लोगों को। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी आजकल ऐसे डेवलप हो गई है कि आपको बस इमेज को डाउनलोडिंग करके लेके आना होता है, और यू कैन प्ले इट, जेबॉस आपका रेडी हो गया। हमको कोर स्किल्स नहीं चाहिए जो जेबॉस का इंस्टॉलेशन जानता था पहले, नहीं। तो सॉफ्टवेयर पोर्टेबिलिटी आ गई आजकल, बहुत आराम से सॉफ्टवेयर को एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में इजीली वी कैन माइग्रेट। राइट। अब यहां से आगे क्वेश्चन आता है माइंड में कि कंटेनर टेक्नोलॉजी अब इंडस्ट्री में आ गया, तो क्या धीमे धीमे वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी मार्केट से खत्म हो जाएगा? ये टेक्नोलॉजी क्या हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन की टेक्नोलॉजी खत्म कर देगा? जो वर्चुअलाइजेशन इंडस्ट्री में दे रहे थे, KVM वर्चुअलाइजेशन गिवन बाय रेड हैट, ESXi वर्चुअलाइजेशन गिवन बाय VMware, ये मार्केट में कुछ कंपनीज हैं जो डेटा सेंटर वर्चुअलाइजेशन आपको आज तक दे रहे थे, अभी भी देते हैं।
तो व्हाट डू यू थिंक? चैट पे एक बार बताओ मुझे आप लोग वहां से कि हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी मार्केट से खत्म हो जाएगा? क्योंकि पूरा वर्ल्ड अपने सॉफ्टवेयर को कंटेनराइज कर रहा है। तो हमको वर्चुअल मशीन की नीड सर मार्केट में रहेगी क्या फिर? क्योंकि आपने बता दिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम में डालो कंटेनर, और कंटेनर एक अलग अलग कंटेनर में अलग अलग सॉफ्टवेयर रन कर सकते हैं। तो फिर तो मुझे वर्चुअल मशीन की नीड ही समझ में नहीं आ रही है फिर तो क्या वर्चुअल मशीन वर्ल्ड इंडस्ट्री में धीमे धीमे रिटायर हो जाएगा? हाँ, कुछ लोगों ने आंसर ठीक दिया है। ऑलमोस्ट सबने आंसर ठीक दिया है कि सर कंटेनर टेक्नोलॉजी वर्चुअल मशीन को खत्म नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अगर हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन नहीं लेके आओगे, अगर हार्डवेयर को वर्चुअलाइज पहले नहीं करोगे, डायरेक्टली वेयर मेटल के अंदर लिनक्स विंडो इंस्टॉल करके कंटेनर को बनाओगे, तो ऐसी कितनी कंपनी है जिनके पास फिजिकल सर्वर्स हैं? बहुत कम नंबर है सर। सर सपोज करो, आज जो आज ऐसा बोलते हैं क्लाउड की दुनिया है, 60% लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर अपने नहीं है, 40% वर्ल्ड का बिजनेस क्लाउड पे चल रहा है। क्लाउड अगर अपने डेटा सेंटर में हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन को यूज नहीं करेगा, तो क्या नेटवर्क क्लाउड को फिजिकल सर्वर दे पाएगा? दे देगा, क्या प्रॉब्लम है? कितने लोगों को दे पाएगा? अगर देगा भी तो फिर उसके अकॉर्डिंग पैसा लेगा, फिर क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन मिलेगा नहीं। बिजनेस 50 रुपए का है और हार्डवेयर परचेस कर लेते हैं तो वो मिलता है 1.5 लाख रुपए में। क्लाउड कहता है कि भाई इतनी कॉस्ट आएगी क्यों? क्योंकि आई एम जस्ट गिविंग डेडिकेट हार्डवेयर। इसमें दोनों ही परेशान है। क्लाउड प्रोवाइडर परेशान है कि सबके मन के चॉइस के हार्डवेयर लेके आना पहले तो, वो मैं नहीं कर सकता। एक ने बोला मुझे 12 GB का रैम चाहिए मशीन, एक ने बोला कि मुझे 50 GB का रैम चाहिए। तो ये चॉइस क्या क्लाउड दे पाएगा? प्रैक्टिकली नहीं दे पाएगा। जहाँ 4-5 लोग हैं उनको दे पाएगा। आज एक कंपनी आया, उसने बोला कि मुझे 12 GB का सर्वर चाहिए, और अमेजन के रैक में 50 GB के हैं, 60 GB के हैं, 25 GB के हैं। अब वो बहुत 2 महीने मेलबाजी करेगा, फिर उसको एक सर्वर मिलेगा 2 महीने के बाद। क्लाउड कंप्यूटिंग कहता है कि मेरी प्रॉब्लम ये है कि यार तुम्हारी पता नहीं रिक्वायरमेंट बदलती रहती है, 60 GB है वो तुमको चाहिए नहीं, क्योंकि पैसा ज्यादा लग रहा है उसके अंदर। 60 GB का सर्वर मेरे पास तो है रैक में, आप वो ले लो। आपको वो चाहिए नहीं क्योंकि उसकी कॉस्ट ज्यादा जा रही है, कम का मेरे पास है नहीं। नया मैं एक्सपेंड कराऊंगा तो मुझे भी बहुत ज्यादा फिर इन्वायरमेंट चेंज करना पड़ेगा। तुम भी परेशान, मैं भी परेशान। तो डेटा सेंटर में हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन यूज करना ही पड़ेगा, क्लाइंट को चॉइस देने के लिए। बिना हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन के तुम अपने क्लाइंट को ये चॉइस नहीं दे सकते कि तुमको कितने जीबी का मशीन चाहिए, 40 GB का, 50 GB का, 50 GB हार्ड डिस्क चाहिए आपको, 4 CPU चाहिए। ये चॉइस तुम उसको नहीं दे पाओगे फिर। तो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन को खत्म करना कंटेनर टेक्नोलॉजी का मतलब नहीं है, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन के वेस्टेज को बचाना। तो सर क्लाउड कंप्यूटिंग में कंटेनर टेक्नोलॉजी मैंने यूज किया अगर, तो नेटवर्क क्लाउड को फायदा मिलेगा कि अमेजन क्लाउड को फायदा मिलेगा? आपका क्या आंसर है इस बारे में? हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन को हम खत्म नहीं कर सकते, मैंने मान लिया। अमेजन क्लाउड ने अपने डेटा सेंटर में हार्डवेयर को वर्चुअलाइज कर रखा है, और नेटवर्क क्लाउड जाके जल्दी जल्दी से बीएम बना रहा है उनके वर्चुअलाइजेशन के अंदर। अब नेटवर्क क्लाउड की टीम कंटेनर टेक्नोलॉजी अडेप्ट करना चाहती है अगर, नेटवर्क क्लाउड अपने सभी सॉफ्टवेयर्स को, सभी वेब सर्वर्स को, सभी डेटाबेस सर्वर्स को दे वांट कंटेनाइज्ड, तो ये कंटेनर टेक्नोलॉजी नेटवर्क क्लाउड को देगा बेनिफिट कि क्लाउड कंप्यूटिंग को बेनिफिट देगा, जो प्रोवाइडर है हमारा?
दोनों को देगा मान लेता हूं, बट नहीं, अभी इसका आंसर एक ही है सर। ये अमेजन को इससे मतलब नहीं है, अमेजन को ही फायदा नहीं देगा। अमेजन की तो एक ही बात है, जितने जीबी का सर्वर काटोगे उतना पैसा पे करना पड़ेगा। सर ये बेनिफिट अमेजन को ना देके नेटवर्क क्लाउड को देगा टेक्नोलॉजी, पता है क्यों? क्योंकि नेटवर्क क्लाउड के पहले क्या थे, 50 डेवलपर थे। 50 डेवलपर 10-10 जीबी की 50 मशीन बिल्डअप करते थे क्लाउड के अंदर। इसका यूज करते थे 35%, इसका यूज करते थे 24%, 50%। मतलब अमेजन क्लाउड को तो फायदा हो रहा है, उसका तो पैसा बिल बन रहा है यार, सर्वर कितने का ले लो, मैं मुझे तो आपको पैसा पे करना पड़ेगा। अब नेटवर्क क्लाउड की समस्या है ये तो, कि तुम सर्वर ज्यादा क्यों बना रहे हो, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। डेवलपर, दो डेवलपर मिलके एक ही बीएम में काम क्यों नहीं कर रहे हो, वो अमेजन को मतलब नहीं है। तो नेटवर्क क्लाउड क्या करे, क्लाउड के बिल को कम करने के लिए क्लाउड में इंस्टांसेस को, मशीन्स को ज्यादा रैपिडली बिल्डअप ना करना पड़े, तो केआर नेटवर्क क्लाउड की टीम क्या करेगी, दे हायर्ड डेवऑप्स इंजीनियर, दे विल हायर डॉकर एडमिनिस्ट्रेटर्स, कंटेनर एडमिनिस्ट्रेटर्स। वो लोग क्या करेंगे कि यार 50 वर्चुअल मशीन्स को बिल्डअप क्यों कर रहे हो, तुमको सॉफ्टवेयर चलाने के लिए कितना रैम चाहिए, कितना सीपीयू चाहिए, मुझे बताओ। तुमको ऑपरेटिंग सिस्टम से मतलब नहीं है ना? नहीं है मतलब मुझे सर। तुमको ऑपरेटिंग सिस्टम से मतलब ही क्या है, तुमको तो अपना सॉफ्टवेयर चलना चाहिए से मतलब है ना। ठीक है, तो वो कंटेनर एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, 50 की जगह 10 मान लिया मैंने, चलो। और डेवलपर को क्या करेगा वो, कंटेनर के थ्रू प्रैक्टिस करवाएगा। तो अमेजन क्लाउड की जो बिलिंग थी वो 50 बीएम के रेस्पेक्टिव हो रही थी। उसमें से कुछ कुछ बीएम के रिसोर्सेस आइडियल फ्री रहते थे हमेशा। फिर 50 बीएम के लिए क्लाउड इंजीनियर की जॉब को बढ़ाना, क्लाउड इंजीनियर हायर करना उसके लिए, बहुत कुछ पैनिक कंपनी में हो रहा था यार। आज 5-6 वर्चुअल मशीन के अंदर 50 डेवलपर, दे आर डेवलपिंग एप्लीकेशंस, राइट। तो अमेजन क्लाउड को तो फायदा नहीं हुआ, बट नेटवर्क क्लाउड ने क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर वे में यूज कर लिया। तो कंटेनर टेक्नोलॉजी यहाँ हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन को खत्म नहीं कर रहा है। जो मशीन बन के मिला, ये ये अमेजन के किसी बॉक्स के ऊपर मिला होगा, बट इस बॉक्स के ऊपर मैं ज्यादा वीएम डिप्लॉय नहीं कर सकता, क्योंकि ये बॉक्स रेंटेड है। मैं कुछ ही लिमिट वीएम बनाऊंगा। मैं मल्टीपल सॉफ्टवेयर एक ही वीएम में चलाऊंगा यार, मैं मल्टीपल वीएम अलग अलग सॉफ्टवेयर के लिए नहीं बनाऊंगा। मेरे 10 सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस एक पीएम कैन टॉलरेट, यस आई नो एज अ बीइंग आर्किटेक्ट। मेरे 4 सॉफ्टवेयर दे कैन सर्वाइव इन सिंगल वर्चुअल मशीन्स, देयर इज नो परफॉर्मेंस इम्पैक्ट। तो व्हाई आई विल गो फॉर नेक्स्ट वीएम? तो अमेजन क्लाउड को तो वर्चुअलाइजेशन के थ्रू वीएम देना पड़ेगा, बट किया नेटवर्क क्लाउड क्या करेगा, अपने सॉफ्टवेयर को कंटेनर टेक्नोलॉजी के थ्रू अपनी कॉस्टिंग को कम कर लेगा। राइट। एक क्वेश्चन और है। इज दिस मैंडेटरी, कि कंटेनर टेक्नोलॉजी चलाना है तो पहले वर्चुअल मशीन हमारे पास होना चाहिए? क्या वर्चुअल मशीन के बिना कंटेनर नहीं चल सकता? अभी तो मैंने ये बोला था कि रिप्लेस करना इसका टेक्नोलॉजी का मतलब नहीं है, वर्चुअल मशीन्स पिक्चर में रहेगा, वो हम खत्म नहीं कर सकते, उसका मैंने एग्जांपल दे दिया, ब्रीफ दे दिया। अब मैं एक बात और बोल रहा हूँ, कि कोई ये बोले इंटरव्यू में, कम कंपनी में, यू आर गोइंग टू प्रपोज टेक्नोलॉजी, कंटेनर चलाना है तो पहले वर्चुअल मशीन लेके आओ, वर्चुअल मशीन के अंदर देन वी विल डिप्लॉय कंटेनर। क्योंकि एक कंपनी की प्रॉब्लम ये है कि वो वर्चुअल मशीन में आज तक कभी गया ही नहीं। वो कंटेनर टेक्नोलॉजी जाना चाहता है, बट वो वर्चुअलाइजेशन पे जाना नहीं चाहता। क्योंकि वर्चुअल मशीन में जाने से उसे लगता है कि मुझे परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम्स आती हैं। वो अपने सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर, फिजिकल हार्डवेयर पर रन करना चाहता डायरेक्टली।
बट दे हैव मल्टीपल सॉफ्टवेयर। वो चार पांच सॉफ्टवेयर को एक ही हार्डवेयर के ऊपर रन करना चाहता है विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। तो क्या प्रॉब्लम है? कंटेनर टेक्नोलॉजी कहता है कि मेरी डिमांड वीएम नहीं है, मेरी डिमांड ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर मेटल पे यू कैन इंस्टॉल। कोई कंपनी क्या करे, एक फिजिकल बॉक्स परचेस करे, उस फिजिकल बॉक्स में जरूरी थोड़ी होता है कि हाइपरवाइजर इंस्टॉल करो फिर वीएम बनाओ फिर वीएम के अंदर। कंपनी दो तरीके से टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, देखो। जिनके मल्टीपल क्लाइंट हैं, क्लाइंट क्लाइंट वांट टू चॉइस, हमको मशीन विंडो का चाहिए, हमको मशीन लिनक्स का चाहिए, हमको रेडिट का चाहिए, हमको डेबियन का चाहिए। क्लाइंट की चॉइस चाहता है, क्लाइंट अपने अकॉर्डिंगली हार्डवेयर चूज करना चाहता है। तो फिर तुम्हारी मजबूरी हो जाएगी, तुम सभी क्लाइंट को फिजिकल सर्वर नहीं दे सकते। तो तुमको क्या करना पड़ेगा केस वन में, हाइपरवाइजर करके इंस्टॉल, और हर क्लाइंट को वर्चुअल मशीन बना के देना पड़ेगा। और ये क्लाइंट क्या करेगा, दे हैव लाइक 10 सॉफ्टवेयर, और ये उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर दे विल डेवलप कंटेनर। एक तो ये फेस चल रहा है मार्केट में, ऐसे कंपनी कंटेनर टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। और एक केस ऐसे हो सकता है कि सर मैंने फिजिकल बॉक्स लिया, फिजिकल बॉक्स पे ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया, और नाउ आई एम डिप्लॉइंग कंटेनर। इसमें वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी मैंने खत्म कर दिया। तो कंटेनर टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए दिस इज नॉट मैंडेटरी कि पहले वर्चुअल मशीन होना चाहिए। अब यहाँ क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि वो क्लाइंट जब अपना सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइज कर ही नहीं सकता था पहले, उसको वर्चुअलाइजेशन से प्रॉब्लम ही थी, तो तुम उसको कंटेनर टेक्नोलॉजी प्रपोज कर रहे हो। तो कंटेनर क्या वर्चुअलाइजेशन नहीं है? क्या कंटेनर में जाने के बाद कोई एप्लीकेशन में परफॉर्मेंस इंपैक्ट नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, क्यों? कंटेनर कहता है, लोग ऐसा मानते हैं, पता नहीं क्यों मानते हैं इस बात को, मैं नहीं मानता। और कोई आईडी में डॉक्यूमेंट कहीं लिखा है ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं सर सॉफ्टवेयर जब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डायरेक्ट चल रहा था पहले, ये सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर के अंदर अपाची नाम की सर्विस पहले हम डायरेक्टली इंस्टॉल करते थे। अब आप बता रहे हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कंटेनर बनेगा, और उसमें अपाचे नाम की सर्विस चलाएंगे हम। तो सर इस अपाचे नाम की सर्विस में, इस नाम की सर्विस में कुछ तो इम्पैक्ट आएगा ना, थोड़ा बहुत तो परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट नहीं आएगा? नहीं आएगा दोस्त। क्योंकि कंटेनर कहता है आई डायरेक्टली रन क्लोज टू ओएस, मेरे बीच में कोई अलग से ट्रांसफर लेयर नहीं होती है जो मेरी बात को आगे पास करती है। कंटेनर कर्नल के लिए एक प्रोसेस है, प्रोसेस को मेमोरी एलोकेशन सीपीयू एलोकेशन जैसे पहले हो रहा था डायरेक्टली, वैसे आज होगा। कंटेनर कहता है कि मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर की डिपेंडेंसी को आइसोलेट कर देता हूं, मेरे अंदर सॉफ्टवेयर के आने के बाद ना तो उसकी परफॉर्मेंस को मैंने इंक्रीज किया ना डिक्रीज किया। दोबारा बोल रहा हूं फिर से मैं, कभी ऐसा नहीं बोलना कि कोई सॉफ्टवेयर को कंटेनाइज करने के बाद उसकी परफॉर्मेंस में कुछ परसेंटेज सर डिक्रीमेंट प्रॉब्लम्स तो आती होंगी। देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि कंटेनर इट एक्ट एज अ प्रोसेस फॉर कर्नल। जैसे एक सॉफ्टवेयर कर्नल के अंदर डायरेक्टली पहले चलता था, आज भी कंटेनर के अंदर चलने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे कर्नल को एज अ प्रोसेस ही दिख रहा होता है। बस आइसोलेशन के लिए हमने एक अलग से सॉफ्टवेयर को किसी एरिया में इंस्टॉल कर दिया है। अलग एरिया में जाने का मतलब ये नहीं है कि वो बीच में किसी और कर्नल से बात करता होगा। ये हार्डवेयर है, ये हाइपरवाइजर है, और फिर होता है वीएम, वीएम के अंदर होता है दूसरा कर्नल, और कर्नल के अंदर होता है ऑपरेट सॉफ्टवेयर। जब इस सॉफ्टवेयर को रैम चाहिए तो पहले इस कर्नल से बात करता है, और ये कर्नल हमारे हाइपरवाइजर से बात करता है,
तब जाके हमको रिसोर्स मिलता है। बट कंटेनर का कोई अपना कर्नल अलग अलग नहीं होता है। ये हार्डवेयर है, इस हार्डवेयर के अंदर चल रहा है कर्नल लिनक्स। और नाउ आई एम डिप्लॉइंग कंटेनर, जिसमें आई एम रनिंग HTTPD सर्विस, आई एम रनिंग माई SQL सर्विस। इनके पास अपना कर्नल नहीं है, दे आर एंगेज टू सेम कर्नल, दे आर मैपिंग विद दिस कर्नल एज अ प्रोसेस। ये दो कंटेनर, दो प्रोसेस हैं उसके लिए। तो ये दो सर्विस को मैं पहले लिनक्स सिस्टम में जब डायरेक्टली रन करता था, आज मैं इनको कंटेनराइज कर रहा हूं। परफॉर्मेंस लेवल पे देर इज नो इम्पैक्ट। अलग करने से इतना बेनिफिट हो गया कि आज इसकी जो लाइब्रेरी है वो दोनों की अलग अलग हो गई। पहले क्या था, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉमन लाइब्रेरी हुआ करती थी, और दोनों को ये प्रोसेस शेयर करते थे। तो लाइब्रेरी लेवल से कॉन्फ्लिक्ट आते थे हमको, इंस्टॉलेशन टाइम हमारे ज्यादा थे, माइग्रेशन डिले था। ओके। कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी आने के बाद परफॉर्मेंस लेवल पर कोई इम्पैक्ट नहीं आया है। कोई सॉफ्टवेयर कंटेनर से बाहर जैसे बिहेव करता था, आज वो कंटेनराइज करने के बाद भी वैसे ही बिहेव करेगा। ठीक है। तो कंटेनर टेक्नोलॉजी की ये डिमांड नहीं है कि मुझे वर्चुअल मशीन चाहिए, उसकी डिमांड है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। नॉट ओनली लिनक्स, कंटेनर टेक्नोलॉजी विंडो बेस्ड भी है, लिनक्स बेस्ड भी है। बट यू आर लर्निंग हियर लिनक्स कंटेनर्स टेक्नोलॉजी। बट कंटेनर को बनाना, मैनेज करना, नेटवर्क वॉल्यूम मैनेजमेंट, बोथ आर सेम थिंग। जैसे एक लिनक्स इंजीनियर अपने कंटेनर्स को मैनेज करता है, ऐसे ही विंडो एडमिनिस्ट्रेटर अपने कंटेनर्स को मैनेज कर सकता है। यानी इस कोर्स के बाद ऐसा नहीं सोचना कभी भी कि मेरी कंपनी में अगर मुझे कोई माइक्रोसॉफ्ट का बॉक्स मिल गया और मुझे वहाँ कंटेनर टेक्नोलॉजी यूज करना है, तो कमांड विल भी चेंज किया। नहीं, देर इज नो चेंज। यू आर एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर प्रोस्पेक्टिव, देर इज नो चेंज। कंटेनर की लाइफ साइकिल सेम बिहेव करती है, चाहे मशीन लिनक्स का हो या विंडोज का हो। यहाँ एक क्वेश्चन माइंड में आ जाता है आपके में, आप अभी पूछना नहीं, मैं आगे बताऊंगा कि एक कंटेनर लिनक्स में बनाया गया था, अब उस कंटेनर को उठा के मुझे विंडो में ले जाना है, तो क्या ऐसे क्रॉस इन्वायरमेंट सपोर्टेबल हो जाता है? तो यहाँ कुछ बातें हैं थोड़ी काम की जो आगे समझाऊंगा मैं आपको। ओके। क्रॉस इन्वायरमेंट डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। बट अभी ऐसा मानना कि मैंने एक कंटेनर बनाया सर, वो कंटेनर जब मैंने बनाया था तो सिस्टम में रेड हैट का लिनक्स था, रेड हैट का लिनक्स था, और इस कंटेनर्स की इमेज को मैंने कहीं भेज दिया, और वो बंदा डेवियन लेके बैठा हुआ है। देन ही वांट टू रन कंटेनर, सेम कंटेनर, देर इज नो प्रॉब्लम, बड़े आराम से ही कैन रन। अब ये कंटेनर विंडो में चल सकता है कि नहीं, वो बात की बात है अभी। विंडो वाला कंटेनर लिनक्स में चल सकता है कि नहीं, वो बात की बात है। बट लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के सभी कंटेनर टेक्नोलॉजी दे आर पोर्टेबल। लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के आने वाले सभी फ्लेवर के कंटेनर्स आपस में क्या होते हैं, दे आर पोर्टेबल। तो आज हमारा डेवलपमेंट पहले क्या था पता है, रेड हैट चलता था डेवलपमेंट में, तो वही मशीन हमको प्रोड में लेके आना पड़ता था, या सेम कॉन्फ़िगरेशन की मशीन हमको प्रोड में रन करनी पड़ती थी। आज ऐसा नहीं है। आज क्या होता है कि डेवलपमेंट वाली मशीन्स में हमने सेंटोस रन कर रखा है, क्योंकि इंटरप्राइज है नहीं है, फ्री मिल जाता है। सेंटोस की मशीन के ऊपर वी आर डिप्लॉइंग कंटेनर, और जो मेरा प्रोडक्शन होता है वहां हमने इंटरप्राइज ले रखा है, RHEL। इस कंटेनर को उठा के यहाँ रन कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। या सर मेरा जो डेवलपमेंट है वो ubuntu का है, क्योंकि लिनक्स इंटरप्राइज की नीड ही नहीं है, हमको डेवलपमेंट ट्रैक है हमारा। बट सर इंटर प्रोडक्शन में हमको सपोर्ट चाहिए, तो हमको इंटरप्राइज लिनक्स लेके आना पड़ेगा। तो लिनक्स के जितने भी आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स मार्केट में, डेवियन, सूजे, फेडोरा, रेड हैट वगैरह वगैरह, तो एक डिस्ट्रीब्यूशन का कंटेनर दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन पे सपोर्ट आराम से करता है, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। राइट। सो फाइनली
आई हैव गिवन द इंट्रोडक्शन अबाउट द कंटेनर टेक्नोलॉजी। क्या इसके एडवांटेज हैं, व्हाट डज इज कंटेनर। ठीक है, दो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे, उसका आंसर आप ठीक दे दिया। अब आगे बढ़ने से पहले इसके बाद हम बात करेंगे कंटेनर्स का आर्किटेक्चर, कंटेनर का आर्किटेक्चर, और एक लास्ट में रहेगा रियल टाइम यूज केसेस। कुछ मेरे पास ऐसे यूज केसेस हैं वर्ल्ड के, जैसे ये कंपनी के पास ये प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या इसको कंटेनर पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो वहां आपको बताना है थ्योरी के बाद कि हाँ इसको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ठीक है, सो आई हैव सम यूज केसेस दैट आई विल शो लेटर। उससे पहले आई विल ब्रीफ कंटेनर आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में बताऊंगा मैं आप लोगों को कि एक टेक्नोलॉजी में, ये टेक्नोलॉजी जब आया तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या नए टर्म्स आ गए। जैसे कंटेनर होस्ट किसको बोलते हैं, कंटेनर क्लाइंट किसको बोलते हैं, कंटेनर्स की इमेज क्या होती हैं, रजिस्ट्री सर्वर्स क्या होते हैं, नेम स्पेस क्या होते हैं, सी ग्रुप क्या होते हैं, कंटेनर्स के रन टाइम कौन कौन से आते हैं मार्केट में, कौन कौन से फ्लेवर्स आते हैं इसके। सो ये पूरी कोर्स की टर्मिनोलॉजी है। कमिंग चैप्टर में इन टॉपिक को लेके पढ़ेंगे फिर हम कोर्स को आगे, जिसको बोलते हैं कंटेनर्स का मेजर की टर्म्स, मेजर आर्किटेक्चर। कहीं भी काम करूंगा वो 10-12 टर्म्स को लेके मुझे बस खेलना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी थ्योरी पार्ट में ये फेस वन था थ्योरी पार्ट का, ये मेरी साइड से वेंड अप हो गया। अब मैं आपको माइक अनम्यूट की राइट दे रहा हूँ। जिसको कोई क्वेरी है माइंड में अभी भी, थ्योरेटिकली आगे के ज़्यादा नहीं पूछना। जो डिस्कस किया है मैंने उसमें कुछ समझ में नहीं आया है, कुछ बात को आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे मेरी को, तो डेफिनेटली आप वहाँ से हैंड रेज कर दो। मैं आपका नेम बोलूंगा और देन क्वेश्चंस की बात करेंगे। आप हैंड रेज नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, आप नॉर्मली अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो। Hello. Yes, sir. Pooja here. हाँ पूजा। Sir, so each and every container having like different IP or like it's the same IP as डिफरेंट like आईपी, main. अगर सेम ही आईपी हो जाएगा तो फिर तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा वरना। तो सर आके जैसे आखिर कभी इशू होता है या सर्वर डाउन जाता है हमारा मेन ओएस like master if I say हम्म। so it will affect all the containers or like it will be up हाँ, कैसा. ये क्वेश्चन बनता है कि सर सपोज करना टेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा बेनिफिट आप बता दिया आपने अभी तो। अब ये हम्म. मेरा एक लिनक्स का मशीन था, इसमें आई हैव 10 कंटेनर, होल सिस्टम हैज गो बेंट डाउन, तो ये पूरा वर्कलोड का क्या होगा, इस पूरे वर्कलोड का क्या होगा। सो दैट इज वाई मैडम वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट लेटर। क्या। Orchestration to server that is Kubernetes. राइट। Yeah, सो okay. क्यूबरनेटीज प्रोवाइड, दैट इज कॉल्ड रिलायबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको, Reliability. reliability. Something goes down, so Kubernetes take caring in your absence, एक्टिव स्टैंड बाई। right? So Kubernetes, what does it schedule all the containers on available node in the cluster. We will configure cluster of machines. हमारे पास क्या रहेंगे, we have lot of node. In that node we are using container technology. One band down, तो पूरा वर्कलोड यहाँ से evict होगा, टर्मिनेट होगा, और इट स्टार्ट। अब कौन किस पे कितना कितना जाएगा, वो दे आर लॉट ऑफ पॉलिसी फॉर फेल ओवर, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। बट आपके आंसर, इस बात का आंसर ये है कि विदाउट क्यूबरनेटी दिस इज द प्रॉब्लम। अभी जो कोर्स पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ये विदाउट क्यूबरनेटी है। इसमें क्या है, सिस्टम डाउन गया तो गया, यू हैव टू कम इन द पिक्चर, यू हैव टू स्टार्ट सिस्टम मैनुअली, यू विल फिक्स द प्रॉब्लम मैनुअली। इसमें कोई एजेंट नहीं है तुम्हारे एब्सेंस में कि काम करे अपने आप। आर यू गेटिंग। Yeah, yes, sir. हाँ, Okay. सर ये नोड से मतलब ऐसे पॉड दोस्त से है नहीं, क्या? दोस्त नहीं, ऐसे दोस्त नहीं। आपका जब चांस आएगा तो आप सेम बात दोबारा पूछ सकते हो। Sir, एक and बंदा जब one more बोल रहा है thing. पूरी बात सुनना पड़ेगा। हाँ हाँ। Yeah, and our what will be our roles and responsibility as a this will be this job will be like container हाँ, engineer, like container कंटेनर्स administrator. एडमिनिस्ट्रेटर की जो रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, डेफिनेटली कंटेनर्स की लाइफ साइकिल को मैनेज करना, मतलब कंटेनर्स क्रिएट करके देना, उसको रीस्टार्ट करने की बात आ गई, डिलीट करने की बात आ गई, उसको नेटवर्क चाहिए, उसको आईपी चाहिए, उसको स्टोरेज चाहिए, उसको बेसिकली मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन, सीपी कॉन्फ़िगरेशन कितना चाहिए। ठीक है, उसकी नई इमेज बिल्ड करना, नई इमेज को पैच करना,
उसको एक मशीन से दूसरे सिस्टम में एक्सपोर्ट करना, ये सब काम तुम्हारा। जो आज एक वर्चुअलाइजेशन इंजीनियर एक वीएम की लाइफ में काम करता है, हम्म, क्या, जैसे मैं आपसे पूछूं एक वर्चुअल मशीन इंजीनियर की जॉब क्या थी? या यही सब लाइक उसको पैच करना, उसमें आई लाइक हाँ, जैसे VMware एडमिनिस्ट्रेटर, उसको फाइल सिस्टम वर्चुअलाइजेशन बनाना, एडमिनिस्ट्रेटर जो थे या ना, यस। तो जो एक वर्चुअल मशीन को पूरी लाइफ साइकिल को देख रहा था कि वीएम डाउन क्यों है, रीस्टार्ट करो, नेटवर्क चेंज करो, आईपी चेंज करो, दो आईपी और दो इसके लिए, दो इसकी इमेज की पैचिंग करो, इस सिस्टम को हम्म, माइग्रेट करो, इसको एक्सपोर्ट करो कहीं पे, इसकी क्लोनिंग करो, इसकी रैम बढ़ा दो। तो यू आर कंटेनर एडमिनिस्ट्रेटर। उस कंटेनर लेवल पे जो भी इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क, स्टोरेज, वॉल्यूम एक्सपेंड, वो सब काम तुम्हारा ही है। इस कोर्स पढ़ के आ रहे हो आप, यही पढ़ रहे हो पूरे कोर्स के अंदर। ओके। जैसे, ओके सर। एक सेकंड हम्म, बस, चैप्टर बाई चैप्टर आगे क्या पढ़ोगे आप। जैसे पहले क्या पढ़ोगे, लैब सेटअप एंड इंस्टॉलेशंस, हम्म, ठीक है। फिर बेसिक कमांड्स अबाउट द इमेजेस और कंटेनर्स। फिर कंटेनर्स का फाइल सिस्टम कैसे काम करता है पूरा। हम्म, जैसे एक लिनक्स इंजीनियर लिनक्स सिस्टम को मैनेज करता है, तो पहले उसको फाइल सिस्टम का मतलब पता होता है। ऐसी ये टेक्नोलॉजी जब आई, तो बैकएंड में ये आइसोलेशन कैसे हो रहा है, कौन कहाँ बन रहा है बैकएंड में, सर ये आईपी कहाँ से मिल रहा है, ठीक है। हम्म, उसके बाद इमेजेस को बिल्ड करना, क्या, इमेजेस को हम्म, बिल्ड करने की हमारे पास कुछ प्रैक्टिस होती है, मैनुअल डॉकर फाइल्स। फिर क्या पढ़ोगे, हम्म। दिख रहा है, नो आई कांट सी प्रॉपर। हाँ, अभी अभी दिख रहा, वॉल्यूम सेशंस या वॉल्यूम्स डॉक्टर। पढ़ोगे, ठीक है। ओके। उसके बाद क्या आएगा फिर। फिर नेटवर्किंग नेटवर्किंग। के अंदर कंटेनर टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी नेटवर्क होते हैं, ब्रिज नेटवर्क, पोर्ट फॉरवर्डिंग, होस्ट नेटवर्क, नन नेटवर्क, मैक वीलेन, आईपी वीलेन, दीज आर दी ड्राइवर्स ऑफ नेटवर्किंग। ओके। ओके। हम्म, उसके बाद कंपोज, फिर कंटेनर की रजिस्ट्री, प्राइवेट सर्वर पर डिप्लॉय करना, ये बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट है बेसिकली। तो इट्स अबाउट टोटल एडमिन जॉब है, नॉट फॉर हम्म, लाइक सम डेवलपमेंट की कुछ करना है इसके अंदर, प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी क्या, नहीं। टोटल जैसे एक वर्चुअल मशीन का होता है इंजीनियर, वैसे यू आर कंटेनर एडमिनिस्ट्रेटर। एंड सर वन कंटेनर इज इक्वल टू लाइक वन एप्लीकेशन और वन सॉफ्टवेयर, राइट? बिल्कुल। अब आप जो बात पूछी है, अब हम्म, उससे मुझे एक टॉपिक याद आ गया थोड़ा सा, जिसको मैं बोलना चाहता था आगे। एक टर्म्स है इंडस्ट्री में जो आपने बोला है, मोनोलिथिक वर्सेस क्या, माइक्रो सर्विसेज। माइक्रो सर्विस। आपकी क्वेश्चन का आंसर यहाँ छिपा हुआ है। आपने बोला है कि वन सॉफ्टवेयर इक्वल वन कंटेनर, यस। वन सॉफ्टवेयर डॉट दैट इज कॉल्ड वन माइक्रो सर्विस, क्या बोलते हैं इसको, वन माइक्रो सर्विस, वन ओके। माइक्रो सर्विस। हम्म, अब सुनो, ठीक है, ये मैं अभी आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, थोड़ा सा एक पहले डाउट से लेता हूँ। अभी आपका आंसर आंसर यस है, यस, वन कंट्री वन सॉफ्टवेयर या वन माइक्रो सर्विस, हम्म। दैट्स इट, ठीक है। ओके सर, या थैंक यू। नेक्स्ट अभी, अब बोलो दोस्त, आप कौन बोल रहे थे बीच में, क्या नाम था आपका। हेलो सर, जो आपने नोड बोला था, नोड क्या है? यहाँ पोर्ट से रिलेटेड है? नहीं नहीं, पीओडी पॉड अलग वर्ड है, वो क्यूबरनेटी का वर्ड है। नोड का मतलब बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम, देयर वी आर डिप्लॉइंग कंटेनर, जिसको सर्वर बोलो, नोड बोलो, या डॉकर होस्ट, जो आर्किटेक्चर आई विल ब्रीफ लेटर, अभी बताऊंगा, ओके सर। ठीक है। एक सर्वर कंपनी में जहां लिनक्स की मशीन चल रही थी पहले, उस सिस्टम में वी वर इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर डायरेक्टली बिफोर कंटेनर। आज क्या हो रहा है, उस मशीन के ऊपर वी आर डिप्लॉइंग कंटेनर। तो उस मशीन को सर्वर बोलो, कंटेनर होस्ट बोलो, या उसको डॉकर होस्ट बोलो, या उसको नोड बोलो, या इन टर्म्स ऑफ क्यूबरनेटी उसको वर्कर नोड बोलो, ठीक है दोस्त। सो यस सर। हम, क्या नाम है आपका, सॉरी, सो हम, सर मेरा हम्म, क्वेश्चन था कि जैसे सर एक पॉड के अंदर कई सारे कंटेनर्स होते हैं, जैसे मैम ने अभी बोला कि थोड़ा सा आगे जा रहे हो कंटेनर दोस्त, की। फिर अब अभी क्यूबरनेटी का टर्म्स यूज कर लिया आपने। अभी जिस चीज को वी आर कॉलिंग कंटेनर, आगे चल के इन टर्म्स ऑफ क्यूबरनेटी आर्किटेक्चर इट बिकम पॉड, ओके ओके ठीक है। ओके। तो वो मैं अभी ब्रीफ कर दूंगा, लेकिन वो बहुत, हम लोग अभी 6 वीकेंड के बाद की बात कर रहे हैं, 4 वीकेंड। जो आप ओके बोल रहे हो ना, आप पहुंच गए कहाँ, आप यहाँ पहुंच गए देखो, ठीक है दोस्त। ओके ओके सर। तो होपफुली आपको एक्सपीरियंस है टेक्नोलॉजी का पहले से, तो आप अलग
डाउट सेशन में आके मेरे से पूछ सकते हो, बट अभी ना बहुत कुछ मुझे 4 वीकेंड के बाद वो टर्म्स यूज करना है, आज नहीं करना यूज, वरना ये लोग कल से ज्वाइन नहीं कर पाएंगे सेशन फिर। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी नेक्स्ट कौन है? सो हम, आपकी माइक अभी अनम्यूट है, आपकी वॉइस नहीं आ रही लेकिन। हाँ सर, आ रही है। अभी आ रही है। हाँ सर, अभी जो मेरा क्वेश्चन है, जैसे हमारा होस्ट मशीन रहता है, होस्ट मशीन पे हम मल्टीपल कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं, राइट, ऑन वन होस्ट मशीन। हम्म। तो ये सिंगल आई होस्ट आईपी कंटेनर को जाएगा क्या, होस्ट मशीन को जाएगा आईपी सो वी हैव जो? लॉट ऑफ ड्राइवर्स, डिपेंड करता है कि मुझे मेरे कंटेनर्स को होस्ट नेटवर्क से मैप करना है, कि मुझे उसको अलग ब्रिज नेटवर्क देना है अपना सेपरेट, या मुझे मैक वीलन देना है। सो इट डिपेंड योर क्लाइंट डिमांड। ओके। वी हैव लॉट ऑफ चॉइस। कंटेनर को वी कैन डेलीगेट सेपरेट आईपी एड्रेस, वी कैन गिव सेम आईपी एड्रेस ऑफ डॉकर मशीन। आर यू गेटिंग? या। We can map our container to our switch as well. We can provide different MAC address. We can provide same MAC address. तो डिपेंड करेगा, वी हैव लॉट ऑफ ड्राइवर्स, तो ड्राइवर को समझाऊंगा देन यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा आपने ये बोलना चाहिए। अच्छा। ठीक है। अभी लेकिन इन टर्म्स ऑफ, मैं बिगनर हूं सर, एक सिंगल लाइन में क्या बोलोगे आप? सो बाय डिफॉल्ट ऑल कंटेनर दे गेट सेपरेट आईपी एड्रेस। ठीक है। ओके ओके, यस सर। आशीष। सर मैंने कल का क्लास नहीं अटेंड किया था, डेमो तो उसमें लाइक अभी अपन सीके से अगर रिलेटेड अगर मैं पूछूं कि सर्टिफिकेशन में कैसे हेल्प होगा, और अगर मेरे प्रोजेक्ट में अगर ऑलरेडी दे हाँ, आर ऑल इम्प्लीमेंटेड ऑल है। वी आर हियर फॉर सीके ट्रेनिंग पहली तो, but CK, that is called Kubernetes Administrator Course, but Kubernetes is an orchestration जो हमारे कंटेनर टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन 24 आवर स्टार्टिंग, 24 से 30 घंटे में फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर लर्निंग कि एक कंटेनर टेक्नोलॉजी पहले मार्केट में कैसे आया। ठीक है दोस्त। फिर उस ओके। टेक्नोलॉजी को आगे चल के वी विल मैनेज फ्रॉम क्यूबरनेटी सर्वर, दैट इज कॉल्ड सीके ट्रेनिंग जो आप बोल रहे हो। अब बोलो उसके बाद क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ, और ऑलरेडी मेरे प्रोजेक्ट में जैसे अगर काफ़ी सारे 3-4 बंदे जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, सो आफ्टर दिस कोर्स लाइक एम आई एबल टू लाइक उनके लेवल पे आ पाऊंगा, राइट कि एक वो बार जो कल का अंडर। रिकॉर्डिंग वॉच कर लेना, मैं पूरा ठीक डेप्थ है। लेवल पे सब बातें कमिट कर चुका हूँ कल के सेशन में। ठीक है। उनका लेवल, आपका लेवल, सब उसमें ब्रीफ है प्रॉपर टोटल। ठीक है। कि ट्रेनिंग के बाद कितना एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा, कैसे कैसे बातें सब बता चुके। ठीक है। और आज के इसका एक अभी क्वेश्चन गूगल था। ड्राइव का मैं लिंक भेजूंगा, तो उसमें कल जी। का रिकॉर्डिंग होगा, आज का रिकॉर्डिंग होगा, उसको वॉच कर लेना। अभी क्या ठीक। पूछना पूछूगा टेक्निकल। ठीक है, अभी आज के सेशन में जो आपने बताया था कि जो हार्डवेयर पे कर्नल है, कर्नल डायरेक्ट एचटीटीपीडी और जो माई सीक्वल को ऐड करते हैं, और एक दूसरा सिनेरियो अपना बताया था हार्डवेयर हाइपर भी कर्नल और सॉफ्टवेयर उसको शेयर करता है। तो उन दोनों में मतलब क्या बेसिक डिफरेंस है? देखो, आईटी कंपनी फिजिकल सर्वर के अंदर जब ऑपरेटिंग सिस्टम को डाल देती है, तो इसी बात को बोलते हैं कि हमारा कर्नल डायरेक्टली कहाँ पड़ा हुआ है, ओवर दी हार्डवेयर। कर्नल का मतलब ओएस। ठीक है दोस्त। अब इस कर्नल के अंदर, इस ओएस के अंदर सॉफ्टवेयर को चलाने के दो तरीके हैं। या तो कंपनी क्या करे, पहले बनाए कंटेनर, इस कंटेनर में क्या होगा, इसकी अलग डिपेंडेंसी होंगी, और देन वी विल डिप्लॉय एनी सॉफ्टवेयर एनजीनेक्स सपोज करना। या मैं सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल कर देता, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइब्रेरी पाथ होता मेरा अपना, ये उसी को शेयरिंग करना स्टार्ट कर देता। तो दोनों में परफॉर्मेंस बेस देर इज नो डिफरेंस। एक ही डिफरेंस है बस, क्या कि कंटेनर पे जाने के बाद इस कंपनी को एक फायदा मिल जाएगा कि एनजीनेक्स के अगर दे हैव 4 कंटेनर, दे आर 4 डेवलपर, और चारों डेवलपर बोलते हैं कि मुझे भी चाहिए एनजीनेक्स अपना सेपरेट, तो एक ही बॉक्स के अंदर वी आर एबल टू डिप्लॉय 4 एनजीनेक्स विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, जो बिफोर कंटेनाइजेशन पॉसिबल नहीं था। पहला बेनिफिट। नॉट एनजीनेक्स, दे हैव लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर, दे विल नॉट गेट कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि सभी कंटेनर को, सॉरी सभी सॉफ्टवेयर को दे विल बी कंटेनाइज्ड। और हर कंटेनर क्या करेगा,
अलग अलग आईपी देगा, डिपेंडेंसी को अलग कर देगा। तो आपके बेस सिस्टम की पैचिंग आपने की कभी, बेस सिस्टम में कुछ भी अपडेट आया, कंटेनर टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट होने वाला नहीं है दोस्त। क्या समझे? ओके। ओके। ठीक है। एक ही तरीका हो गया। एक क्या तरीका हो गया कि ये कंपनी आपको चॉइस दे दे कि यार फिजिकल बॉक्स में किसी को एक्सेस नहीं मिलेगा, ये हमारा हार्डवेयर है, इस हार्डवेयर के ऊपर हमने हाइपरवाइजर टेक्नोलॉजी इंस्टॉल कर दिया है। अब तुम क्या करो, अपने मन से वर्चुअल मशीन बना लो, किसी को लिनक्स चाहिए, किसी को विंडो चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की चॉइस तुम्हारे पास है। ऑपरेटिंग सिस्टम में कितना रैम चाहिए, कितना सीपीयू चाहिए, चॉइस आपके पास है। अब एक ऑपरेटिंग सिस्टम में तुमको मल्टीपल सॉफ्टवेयर चलाने हैं, तो तुमको आगे चल के फिर कंटेनाइजेशन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपनी आपको नई वीएम नहीं देगी बॉस। अब ये आपको मना कर देगी कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है, आपको नई नई वीएम हम नहीं दे सकते, उसी वर्चुअल मशीन के अंदर प्लीज डिप्लॉय कंटेनर टू रन योर मल्टीपल सॉफ्टवेयर। सर एक कंटेनर कंटेनर के अंदर दो या दो से अधिक एप्लीकेशन नहीं रन कर सकते? फिर तो अगेन यू आर मूविंग इन सेम प्रॉब्लम। सेम जो प्रॉब्लम हमको पहले आ रही थी, पहले हमको प्रॉब्लम क्या आती थी, ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं एक नेम स्पेस। ठीक है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर दो सॉफ्टवेयर को एक प्रॉब्लम आती थी कि दोनों की लाइब्रेरी कॉमन हो गई। मुझे बताना दोस्त, एक फ्लोर पे आप बैठे हो, सपोज करना ये एक रूम है। ठीक है। इस रूम में दो गेस्ट आए हुए हैं और इसमें ये टीवी है। ये गेस्ट ने बोला कि मुझे मैच देखना है, इसको मूवी देखना है। क्या पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल। अब तुमने क्या बोला अगेन, कि मैं एक कंटेनर के अंदर सर दो सॉफ्टवेयर चलाऊंगा तो चलेंगे। कब तक? जब तक ये दोनों गेस्ट या तो एक ही बात पर राजी हो जाएं, इनकी डिपेंडेंसी अलग अलग नहीं हो। इसलिए वन कंटेनर इक्वल वन सॉफ्टवेयर। समझे बॉस क्या बोला मैंने? वन कंटेनर इक्वल टू वन सॉफ्टवेयर वन एप्लीकेशन। कल को माई सिक्वल की टीम ने बोला कि मुझे माई सिक्वल का 9.5 वर्जन चाहिए, तो तुम अपने को चाहते हो अपडेट करना, तुम्हारी वजह से इसको डाउन करना पड़ रहा है। बोलो आगे आओ। आर यू गेटिंग? यस सर, समझ गया। इसी को बोलते हैं माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। आज हर माइक्रो सर्विसेज को हमने अलग अलग कंटेनर में स्पिन कर दिया। वो टर्म्स मैं आपको ब्रीफ ही कर देता हूँ। मैंने एक टर्म्स बोला था अभी, मोनोलिथिक वर्सेस क्या था, माइक्रो सर्विस। सपोज करना एक एग्जांपल लेते हैं, पेटीएम का एग्जांपल। पेटीएम क्या करे, अपनी वेबसाइट को चलाने के लिए दो तरीके यूज कर ले। या तो वो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दे, या वो नया आर्किटेक्चर है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, वहां चला जाए। सपोज करना पेटीएम ने क्या किया, मोनोलिथिक स्ट्रेटेजी को यूज कर लिया। मोनोलिथिक का मतलब होता है एक पैकेज बनेगा एप्लीकेशन का, इसी में उनका यूआई का पेज, इसी में मूवी को बुक करने वाला पेज, इसी में ट्रांजैक्शन का पेज, इसी में किसी को ऑर्डर प्लेस करना है, इसी में इन्वेंट्री। पेटीएम क्या करे, पूरी वेबसाइट को एक पैकेज में क्लब कर दे दोस्त, और ले जाके किसी एक बड़े से सर्वर पे डिप्लॉय कर दे। इसको बोलते हैं मोनोलिथिक। समस्या क्या आएंगी बताओ मुझे आप? सर एक डाउन तो सब डाउन, या चेंजेस करने हो तो कभी सबको यूआई डाउन में टाइम। कुछ अब प्रॉब्लम आई, बाकी सब ब्रेक होना, बाकी सबको रीडिप्लॉय करना पड़ेगा। कभी मूवीज को करना है अपग्रेड, बाकी पूरी वेबसाइट को रीडिप्लॉय करना पड़ेगा। यूआई पे ट्रैफिक ज्यादा नहीं, सॉरी, मूवीज का ट्रैफिक कम आ रहा है, बाकी सबका ट्रैफिक ज्यादा आ रहा है।
सिर्फ मूवीज के लिए मुझे सर्वर स्केल करने थे, लेकिन मैं इंडिविजुअल स्केल नहीं कर सकता, सभी पूरी वेबसाइट के लिए मुझे स्केलिंग करनी पड़ेगी, एक किसी फेस को मैं स्केल नहीं कर सकता। पूरे आज क्या पैकेज आया? को नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी करना हो। आज क्या हो गया? कंपनी, पूरा ई कॉमर्स का पूरा बिजनेस कंटेनाइज हो चुका दोस्त। वो क्या करेंगे? यूआई की अलग इमेज बनाएंगे, ऑर्डर प्लेस करने वाली अलग इमेज होगी, अलग इमेज का मतलब अलग कंटेनर, ठीक है। टिकट बुक करने वाला अलग, उसका अलग डेटाबेस होगा, ठीक है। और ले जाके रन कर देंगे। सपोज करना एक कैटालॉग का भी है उनके पास अपना, किसी को कैटालॉग सर्च करना है, सर्च कर लो यहाँ से, ऑर्डर प्लेस करना है, ऑर्डर प्लेस कर दो। अब ऑर्डर पेज में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो जब तक मेरा यूजर अपनी टिकट बुक कर सकता है, अपना अलग काम कर लेगा। कैटा ऑर्डर, नए ऑर्डर प्लेस नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन पुराने ऑर्डर को बंदा देख सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यू हैव स्प्लिट योर फीचर्स एज अ मॉड्यूल। तुमने पूरी वेबसाइट को एज अ मॉड्यूलर फॉर्म, क्या बोला मैंने? मॉड्यूलर फॉर्म बोल दिया। छोटे छोटे मॉड्यूल में मैंने अपनी वेबसाइट को ब्रेक कर दिया। तो आज ई कॉमर्स कभी भी एक साथ डाउन क्यों नहीं होता? कभी देखा है आपने आज तक ऐसा? क्योंकि जब मल्टीपल सर्वर होते हैं वहां पर, जैसे ही कोई एक सर्वर डाउन होता है दूसरा सर्वर हैंड ओवर ले लेता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कभी ऐसा होता है कि पूरी वेबसाइट एक साथ डाउन हो जाती है। हाँ, कभी टिकट बुक नहीं हो पा रहे हो सकते हैं, कभी रेलवे टिकट नहीं काम कर रहा होगा, तो बाकी टिकट काम कर रहे होंगे एक्चुअल में। क्यों? क्योंकि उनका पूरा मॉड्यूल एक सिंगल पैकेज में नहीं है। दे हैव स्प्लिट इनटू दी स्मॉल स्मॉल पैकेजेस, और हर पैकेज को अलग अलग कंटेनर में डिप्लॉय कर रखा है। हर पैकेज के लिए एक वीएम एंगेज नहीं किया उन्होंने। अगर एक पैकेज को एक वीएम देंगे तो फिर तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। वट दे आर फॉलोइंग प्रैक्टिस, कि अंडरलाइन एक काम कर लेते हैं, बड़े बड़े 4 बॉक्स ले लेते हैं, क्लस्टर में 4 बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है। 4 बॉक्स क्यों ले लिए मैंने? कभी एक डाउन गया तो 3 बॉक्स रहेंगे, दो डाउन गए तो 2 बॉक्स हमारे पास हैं, वैसे हमने प्लानिंग कर ली। और हर बॉक्स के अंदर हमने कम से कम 50 कंटेनर, 50 माइक्रो सर्विस, 40 कंटेनर, 40 कंटेनर्स, 40 कंटेनर, पूरे अमेजन की करीब करीब 200 सर्विस थी। अमेजन पूरे वर्ल्ड को अपनी वेबसाइट में 200 फीचर देता है, ऐसा मान लो। तो हमने 200 फीचर्स को अलग अलग कंट्री में ब्रेक कर दिया। एक ड्रॉबैक तो आया, ऐसी बात नहीं है कि सर मैनेजमेंट तो बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा ना। 200 माइक्रो सर्विस को स्प्लिट करके रखना, सभी की इमेजेस को रिटेन करना, ठीक है, वो हमारा काम तो बढ़ गया। फिर इन सबकी आपस में कनेक्टिविटी करना, ये तो काम बढ़ा है, मैंने देखा है। लेकिन वो काम से हम सेटिस्फाई हैं, बट जो हमको बेनिफिट मिले, हमारा बिजनेस लॉस नहीं है एक्चुअल में, हमारा एट द एंड हम उस काम को टॉलरेट कर सकते हैं, बट बिजनेस का जो डाउन टाइम है उसको टॉलरेट नहीं कर सकते हम लोग। तो उस मैनेजमेंट को वी कैन टॉलरेट, हम वहां हम लोग सेटिस्फाई हैं। बट हमको जो मेन फायदा मिल रहा है ना, इजी टू अपग्रेड, इजी टू डिप्लॉय। हाँ दोस्तों, एक फेस को करना है अपडेट तो बाकी फेस को इम्पैक्ट नहीं करेंगे, एक फेस में प्रॉब्लम आएगी तो बाकी इम्पैक्ट नहीं होगा। ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, ये हमारे लिए बेटर हैं, ठीक है। तो कंटेनर टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। और कंटेनर से पहले जो हम टर्म्स यूज करते थे, दैट इज कॉल्ड मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। ठीक है दोस्तों, आंसर मिला आपको मेरी बात का ना? माइक्रो सर्विस वर्सेस क्या मोनोलिथिक में क्या डिफरेंस होता है? Yes, sir. ठीक है, थैंक यू। अब आपने जो क्वेश्चन पूछना है, क्या नाम का, EKMJA, आपका नाम क्या दोस्त? सर अकरम। बोलो। सर ये
जैसे वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी वीएम्स में यूज करते हैं, तो क्या कंटेनर में कोई भी टाइप का वर्चुअलाइजेशन यूज नहीं होता? मींस ओएस वर्चुअलाइजेशन या कुछ भी? मींस इट इज डिफरेंट कंटेनर फ्रॉम टेक्नोलॉजी में वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन नहीं यूज होता। कंटेनर टेक्नोलॉजी वर्क्स ऑन क्या? नेम स्पेस। अब ये क्या होता है नेम स्पेस? ये आर्किटेक्चर का पार्ट है। कंटेनर टेक्नोलॉजी का जो ओरिजिन है वो नेम स्पेस है दोस्त। कि सर ऑपरेटिंग सिस्टम में ये आइसोलेशन कौन दे रहा है? कुछ तो बैकएंड में ऐसी कुछ चीजें होंगी ना जो इसको आइसोलेट करती होंगी। हाँ तो एग्जैक्टली, मेरा वही क्वेश्चन था सर, सॉरी। राइट, तो कंटेनर टेक्नोलॉजी टोटली डिपेंड ऑन नेम स्पेस कंसेप्ट। अब ये नेम स्पेस क्या होता है थोड़ा सा ये मैं अभी आगे ब्रीफ करूंगा आर्किटेक्चर में। ठीक है। ओके सर, एक क्वेश्चन और है हाँ। कि जैसे कंटेनर्स हैं, ठीक है, दो मींस किसी होस्ट मींस वीएम्स या किसी फिजिकल सर्वर पे अगर कंटेनर होस्ट किए जाते हैं, सपोज दो या तीन या चार, और सपोज वो सेम पोर्ट नंबर यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, किसी और कंटेनर के कंटेनर मतलब दो कंटेनर सेम पोर्ट यूज कर रहे हैं दूसरे कंटेनर कर से, सकते हैं क्योंकि सबका अपना अलग अलग आईपी है। तो ओके, इफ आईपी इज डिफरेंट देन दे क्या कैन। एक नेटवर्क में चार वर्चुअल मशीन के अंदर चार डेटाबेस सेम पोर्ट पर नहीं कर सकते? कर कर सकते सकते हैं हैं क्योंकि सबका यस। आईपी क्या है अपना, अलग है। सेम कहता है करेक्ट। पेंटेड टेक्नोलॉजी की एक ही मशीन के अंदर यू कैन रन मल्टीपल इंजीनियक्स, मल्टीपल वेब सर्वर्स, मल्टीपल डेटाबेस सर्वर, दे विल नॉट गेट कॉन्फ्लिक्ट। क्यों? क्योंकि ऑल दे हैविंग सेपरेट आईपी नेम स्पेस। ओके, अंडरस्टूड। पोर्ट भले ही सेम हो। डज नॉट मैटर। तुम्हारा आईपी अलग है ना, तो मैं 192.168:336, 192.168.1.2/336, 192.168.1.4, तो सबका आईपी तो अपना अलग हो गया ना। अब पीछे पोर्ट नंबर कॉमन से मतलब क्या है? मुझे मुझे तो पहले एड्रेस के पास पहुंचना है ना। ठीक है दोस्त। करेक्ट, थैंक यू सर। यस। सर जैसे हमारे जो कंटेनर सर्वर होते हैं तो फिजिकल या आपकी तो वॉइस आई उसमें थिंक जो मुझे क्लियर नहीं आ रही दोस्त, आपका माइक ठीक नहीं है। चलो आप अभी अभी आ रही है ये। अभी वॉइस आ रही, ठीक बोलो। मैं बोल रहा था कि अगर हमारे पास जो कंटेनर्स हैं उनकी जो रिसोर्सेज एलोकेट होती है उनको, वो हम उनको डिफाइन करते हैं पर एक राइट, ये मशीन। क्वेश्चन सही पूछा है आपने। सो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? कंटेनर टेक्नोलॉजी वर्क्स ऑन क्या? थिन कंसेप्ट। थिन का मतलब होता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम में 40 GB रैम था। आई हैव डिप्लॉयड हियर 4 कंटेनर, 6 कंटेनर, या तो ऐसा बोलो। इफ वी आर नॉट गिविंग कुछ भी मैंने अमाउंट, कुछ भी मैंने रिजर्वेशन नहीं किया कंटेनर्स के ऊपर, कोई अमाउंट एलोकेट नहीं किया दोस्त, तो एज पर द नीड, फर्स्ट कम फर्स्ट यूज। क्या समझे आप? फर्स्ट कम फर्स्ट यूज है बट उसमें भी एक इशू हो सकता है कि ये मतलब अगर डिफॉल्ट फीचर है। अब सर नहीं सर, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, मेरे पास इस कंटेनर को सफिशियंट रिसोर्स नहीं मिल पाया। तो यस, वी हैव द कंसेप्ट ऑफ, क्या बोलते हैं इसको फिर, ये तो अभी कोर्स चल रहा है, एक आगे चैप्टर आएगा रिसोर्स कोटा। क्या आएगा? सोर्स कोड रिसोर्स रिसोर्स। एंड कंप्यूट कोटा। देयर वी विल बी लर्न कि कंटेनर टेक्नोलॉजी के लिए मेरे एक बॉक्स में, मेरे एक ओएस में 40 GB रैम है, बट नहीं, 40 GB में से 2 से माइक्रो सीपीयू और 400 MB रैम इसको मिले बस। हर एक कंटेनर को डिफाइन होगी। यस। तो कोई पूछे इंटरव्यू में कि कंटेनर को कैन बी एलोकेट मेमोरी, यस, बट बाय डिफॉल्ट इफ वी आर नॉट एलोकेटिंग तो इट वर्क्स ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस। थिन कंसेप्ट। क्या बोलते हैं इसको? दो पॉलिसी होती हैं, एक होती है थिन और एक प्री एलोकेट। तीन कंसेप्ट एक बार दोबारा बताओगे कैसे मतलब क्या? थिन का मतलब एक वर्चुअलाइजेशन का बहुत पुराना वर्ड है। थिन का मतलब होता है मैं आया, चेयर पे बैठ गया, फिर मैंने हाथों को लंबा कर लिया, तो मैंने फिर हाथ कम कर लिए। थिन का मतलब होता है कि जैसे तुम्हारे यूज बढ़ेंगे आप ग्रो कर जाना, आपको यूज नहीं है तो आप कम हो जाना। ठीक है मतलब एक स्टोरेज पूल होगा उसमें से जो भी सीपीयू मेमोरी इतनी हाँ, होगी जो कोई भी चीज टोटल। आपको दी नहीं जा रही है, आप जितना आपको चाहिए आप ऐसे ऐसे ग्रो करते जाना बस आप। बट अगर वो वहां पे एक हो होता है ही ना प्री उसकी। एलोकेट कि नहीं भाई मैंने तो आपको दे दिया,
500 MB आपका हो गया, आप इसको यूज करो मत करो आपकी टेंशन है, मेरे कोटा में से चला गया। बट अगर ये थिन प्रोविजनिंग में इशू हो सकता है कि अगर उतना यूटिलाइजेशन है ही, मतलब उतना रिसोर्स पड़ा ही नहीं है जितना उसको चाहिए होगा कंटेनर में, तो तो फटेगा। फिर फटेगा कंटेनर। जैसे एक एप्लीकेशन आज से पहले कोई पूछे इंटरव्यू में कि एक कंटेनर को सफिशिएंट रैम नहीं मिल पाया तो क्या होगा, तो बोलो कि एक एप्लीकेशन कंटेनर से पहले उसको रैम नहीं मिल पाया तो क्या होता था। आउट ऑफ मेमोरी ऐसा कुछ श्योर। OM। ओएम। तो सेम कहता है कि कल्चर वही है, मैं एक प्रोसेस हूं, बस मेरे लिए इन्वायरमेंट अलग है, बट रिसोर्स ना मिलने पर जो प्रॉब्लम पहले आती थी, परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम पहले आ रही थी, वो मुझे भी आएंगी। एक और क्वेश्चन है, अगर हाँ। समझ लो हमने प्री एलोकेशन कर दी कि इस कंटेनर को इतना मिलेगा, इस दूसरे कंटेनर को लेट्स से एक कंटेनर को 10 GB मेमोरी दे रहे हैं, एक कंटेनर को 10 GB और दे रहे हैं, बट ऐसा होता है कि एक कंटेनर दूसरे कंटेनर की जो एलोकेटेड मेमोरी है वो यूज कर पाए, क्योंकि वो कंटेनर यूटिलाइज नहीं कर रहा है उस मेमोरी को। नहीं नहीं नहीं, इसको बोलते हैं दिस इज योर हार्डवेयर फीचर, KSM, कर्नल सेम पेज मर्जिंग। आजकल हमारे हार्डवेयर में, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसी फीचर्स आ चुके हैं कि कोई मेमोरी पेज एक बार बन गया और सेम पेज किसी और को चाहिए, तो दोबारा से नया पेज ना एलोकेट करके दो प्रोसेस को इससे मैप कर दो। तो ये फीचर हमारे हाइपरवाइजर कर्नल्स के होते हैं, ये हमारे कंट्री टेक्निकल फीचर नहीं है दोस्त। क्या बोलते हैं इसको, KSM बोलते हैं, कर्नल सेम पेज मर्जिंग। बट इसमें ऐसा नहीं कर सकते तुम क्या टेक्नोलॉजी में कि दो कंटेनर थे, इसको 4 GB रैम दिया, इसको 2 GB दिया, ठीक है। हाँ ये ऑप्शन तो है जो आप बोलना चाहते हो। कंटेनर में भी मेमोरी दो टाइप की होती हैं, एक होती है गारंटीड, ये तो मिलेगा, और एक होता है कि उस टाइम पे किसी और ने फ्री कर रखा है तो तुमको थोड़ा और मिल जाएगा, उसको बोलते हैं लिमिट। एक लिमिट होती है और एक होती है रिक्वेस्ट, दो होती है बॉस एक कंटेनर के ऊपर। क्या? मतलब दो तरीके का रहता है, एक रिक्वेस्ट रहती है और एक लिमिट रहती राइट। जैसे है। उसने इतना रिक्वेस्ट किया पर अपर लिमिट इतनी है कि इतनी मिलेगी, राइट। रिक्वेस्ट मेमोरी वर्सेस क्या गया, लिमिट में लिमिट मेमोरी। रिक्वेस्ट का मतलब है गारंटीड, ये तो मिलेगा। चेक। अगर आपको इससे ज्यादा चाहिए तो आई एम नॉट कमिटिंग, किसी और ने अपना रिसोर्स छोड़ रखा है तो आपको मिल जाएगा। पढ़ना एक बार। समझ में आया। हाँ आ गया। ये बहुत चीजों के आगे एक ये सबका आंसर वही चैप्टर है, रिसोर्स कोटा। कहाँ पढ़ेंगे इसको हम लोग, तो रिसोर्स कोटा में पढ़ेंगे इसको हम लोग। जैसे तुमको प्रेफरेंस भी क्या रहता है, मतलब थिन थिन प्रोविजनिंग के नहीं साथ नहीं रहना नहीं नहीं चाहिए नहीं, या बाउंड्री बाउंड्री देख चलते हैं वरना तो प्रॉब्लम कौन आएगी। सा जैसे इस कंटेनर की लिमिट कितनी है, 800 800 है, और रिक्वेस्ट कितनी है, 600? यानी 600 MB तो उस बॉक्स में से आपको मिलना ही मिलना है, गारंटीड है। और 800 क्या है, आपको 200 और मिल जाएगा। ये पट कब मिलेगा, जब बाकी रिक्वेस्टर ने अपना एक्चुअल अमाउंट यूज नहीं कर रखा तो। तो ये मैनेज कौन करता है ये चीज, ये 200 यूज हुआ हुआ है कि नहीं हुआ? अब मैनेज कौन करता है, वो आंसर मैं अभी दे दूं आपको, वैसे तो अच्छा कमिंग हाँ, का है। वो क्यूबरनेटिस के वो पार्ट करता है। है सी ग्रुप। कौन करता है, ठीक है। सी ग्रुप। तो ये सब आर्किटेक्चर का पार्ट है, कल से यही पढ़ना। आज क्या ना सेट में सोच रहा हूँ, आज का ऑफिशियली ऑफ था, मैंने आज ये क्लास आपको दे दिया थोड़ा माइंड सेट करने के लिए। अब मैं सोच रहा हूँ आराम से आप कमिंग क्लासेस हम क्या करेंगे, अब सैटरडे से मैं आपकी क्लास करूँ कंटिन्यू प्रॉपर। आज मैंने बस कंटेनर टेक्नोलॉजी का जो एक टच होता है ना, हाँ दोस्त, वो देके छोड़ दिया है, ठीक है। अगली बार से आपकी क्लास 3 से 6 चला करेगी, 3 to 6 का सेशन रहेगा आपका, 3 घंटे का। ओके। और 3 घंटे में थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल क्यूज सेशन, इस तरह से मेरा एक बैच चलता है मेरे से। तो टेक्निकली आज का बैच मैं क्लोज कर रहा हूँ, आज से मैंने 2 घंटे का आपको बैच दिया है, आज का ऑफिशियली ऑफ था।
बट फिर भी 2 आवर्स हमने माइंड अप कर लिया है। अब जिसके क्वेश्चंस हैं वो अभी भी पूछ लो, बाकी जिसको निकलना है जा सकता है। आज कुछ इसके बाद हम पढ़ेंगे नहीं। सैटरडे मिलेंगे हम लोग अब 3 बजे। और आज की रिकॉर्डिंग, कल की रिकॉर्डिंग का मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ गूगल ड्राइव से, वहां से आप डाउनलोडिंग कर लेना। कल आपको ऑल द टीम एक मेल करेगी पोर्टल एक्सेस का, सभी क्लासेस की रिकॉर्डिंग वहां से मिल जाएंगी आपको। हेलो। हेलो सर। हाँ दोस्त, आप बोलो। हाँ सर, मैं प्रवीण बोल रहा हूँ। सर ये लिंक सर मेल पे आएगा ना सर? व्हाट्सएप ग्रुप में आपको अलर्ट आ जाएगा कि आपको यूजर नेम पासवर्ड मेल पे भेज दिया गया, आप चेक कर लो, सबको मेल पे आएगा। और एक बार सर, ये जो कंसेप्ट है ना, और एक बार रिपीट करो ना, थीन कंसेप्ट और प्री लोकेट। इतना मुझे लगता नहीं अभी इन चीज़ों पे आपको फंसना है, क्योंकि सब ट्रेनिंग का ही पार्ट है प्रैक्टिकल। अच्छा। मतलब इतना आपको डरना नहीं है, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, और आपको बस सिलेबस के रेस्पेक्ट चलना होगा। ठीक है। अब तो रैंडम आपको ऐसी आंसर दे रहा हूँ, बट ट्रेनिंग में सब पढ़ना है आप लोग। अच्छा सर मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो। हाँ। सर आपने ओएस वर्चुअलाइजेशन का जो नोट पॉइंट्स लिखे थे ना, उसमें पॉइंट नंबर 3 और 4 ऊपर। यस। थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर पॉइंट्स। जस्ट मुझे ये जानना है, सिंस ये हम्म। कंटेनर बहुत लाइट वेट होता है, बट होता वो क्या अपने है? कुछ 1 मिनट सर, कुछ फाइल सिस्टम उसके खुद के होते हैं, कुछ वो बेस ऑपरेटिंग सिस्टम से लेता है। तो क्या वो, मतलब वो कौन कौन से फाइल सिस्टम है जो उसके पास खुद के रहते हैं, और कौन कौन से ऐसे हैं जो वो ऑपरेटिंग सिस्टम से लेता है? राइट। पहली चीज तो, ये क्वेश्चंस भाई आप लोगों को थोड़ा बाउंस कर सकता है। तो आप जो बिगिनर्स हैं वो ये इसको भी समझना नहीं है, आप लोग प्रैक्टिकल समझ पाओगे। मैं भाई को आंसर 1 to 1 दे रहा हूँ अभी आपके लिए या बस। आई थॉट कि ये मुझे लगा कि पूछना चाहिए, इसलिए मैंने पूछा। आई एम नहीं कोई सॉरी नहीं, मैं कि आपको अगर ये 1 to 1 बाउंस इसका कर आंसर रहा है दे तो। देता हूँ। बाकी ये सब चीज़ें थोड़े से इनको बाउंस करेंगी अभी, क्योंकि यस दो तीन यस क्लास के बाद का जो फाइल सिस्टम चैप्टर आएगा ना, यस। ये फाइल सिस्टम में इसको मैं ब्रीफ करता प्रॉपर। ये यहाँ का है ओके वैसे बेसिकली ना। ओके 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 ओके। ठीक है। बट आई ट्राई टू गिव द आंसर। सबसे पहले दोस्त, अभी लोगों को के माइंड में क्या इंटेलिजेंसी अंडरस्टैंडिंग है कि कंटेनर्स की इमेज में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि नहीं होता, पहले तो इस बात को लेके फाइट है। हम्म। तो तुम्हारी क्या सोच है ये बताओ पहले। सर आई मीन कुछ कंटेंट तो होंगे ही ओएस के। राइट। कंटेनर्स की इमेज में 100% ऑपरेटिंग नहीं सिस्टम होता, का बट इफ हंड्रेड यू परसेंट कंसीडर। इन्वायरमेंट नहीं होता। नहीं होता, 30-40% माइनर रहते ब्लूप्रिंट हैं। होते यस हैं। यस। क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के माइनर ब्लूप्रिंट होते हैं। जैसे एक कंटेनर में लॉगिन करूंगा तो वहां पे सीपी कमांड चल रहा होगा, वहाँ करेक्ट। एलएस कमांड चलता होगा। तो यस। क्वेश्चन आता है माइंड में कि कंटेनर्स की इमेज में एलएस कमांड कहाँ से आ गया? ये तो हमारे ओएस का कमांड है। हम्म। आर यू गेटिंग माई वर्ड? यस यस। तो पहले तो ये हुई अभी अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी सेट माइंड में कि कंटेनर्स की इमेज में सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम के माइनर ब्लूप्रिंट होते हैं, और दे आर नेसेसरी। उनके बिना मैं कंटेनर्स की आईपी चेक नहीं कर सकता, उनके बिना कंटेनर में मैं कोई फाइल चेक नहीं कर सकता, क्योंकि बिना एलएस कमांड के तुम क्या कोई पाइथन का पैकेज चेक कर पाओगे? नो। क्या तुम बिना एलएस बीआई कमांड के पाइथन की फाइल में चेंज कर पाओगे? नहीं। नहीं कर पाओगे। दैट्स वाई हमको कुछ ब्लूप्रिंट डाल के चलने पड़ते हैं। हम्म। अब दूसरी बात, तुमने बोला है कि कर्नल कंटेनर हमारे ओएस से क्या उठाता है। जैसे कंटेनर को स्टोरेज चाहिए, हम्म। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ही प्लगइन को कैरी करेगा। कंटेनर डू नॉट नो कि एनएफएस क्या होता है, एसकेजी क्या होता है, एक्सएफएस क्या होता है, ईएक्सटी 4 क्या होता है। करेक्ट राइट। करेक्ट। नेटवर्क ड्राइवर का मतलब क्या है? वो कहता है मैं तो सिर्फ एप्लीकेशन की लाइब्रेरी की नॉलेज है, रेस्ट चीजें आप मुझे चाहिए। अगर मुझे डिश चाहिए, मुझे कोई नेटवर्क ड्राइव चाहिए, मुझे कोई नेटवर्क प्लगइन चाहिए, तो वो मैं तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल से यूज करता हूं दोस्त। अब बोलो। ओके। अंडरस्टूड। जैसे सर मुझे कंपनी में आगे चल के एक टास्क मिलता है अगर, कि एनएफएस सर्वर को कंटेनर से मैप कर दो, तो एनएफएस की डिपेंडेंसी में कंटेनर के अंदर करूंगा इंस्टॉल? नहीं करोगे। नहीं नहीं तुम नहीं, ऑपरेटिंग बेस सिस्टम के अंदर करोगे। बेस ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे राइट। वो सभी इंस्टॉल कंटेनर्स होता उसी एनएफएस के प्लगइन को यूज करके उस एनएफएस से बात करेंगे। है। ओके। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ, एक काम मैं कर देता हूँ, अगर आपके पास इनफ टाइम है
तो आपके पोर्टल के ऊपर मैं क्या कर दूंगा, एक दो सेशन एक्स्ट्रा प्लेस कर दूंगा। जिनको लगता है कि मेरे पास स्टडी का टाइम है सर, तो वो लोग क्या करना, अपना सेटअप वेटअप अगर रेडी करना चाहते हैं, कुछ आगे की रिकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं, फिर दोबारा से लाइव क्लास में आके पढ़ना चाहते हैं, तो इट्स अप टू यू, आप पढ़ सकते हो। ठीक है धीरज। सो आई प्लेस एक्स्ट्रा टॉपिक्स, आर्किटेक्चर, इंस्टॉलेशंस, लैब सेटअप, तो जिससे आपको टाइम मिले वीकडेज में तो आप कर सकते हो। बाकी मैं क्लास में प्रॉपर जीरो से स्टार्ट करूंगा वैसे ऑल दो। ठीक है दोस्त। क्लास में ही सही रहेगा सर, जब भी अपलोड करना हो। हाँ, जिसको लगता है कि मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूँ, पहले मैं पढ़ के आऊंगा फिर दोबारा पढ़ूंगा तो मुझे बेटर समझ में आएगा। जिनको लगता है नहीं आप तो क्लास पढ़ाओ, वो तो क्लास का पार्ट है ही है दोस्त, फिर ठीक है। चलो, तो ठीक है दोस्तों, फिर आज ना क्लास को मैं स्टॉप कर रहा हूँ यहीं पे। सैटरडे मिलते हैं हम लोग। व्हाट्सएप ग्रुप की चैट में मंडे ऑन करवा, टीम से बोल के ऑन करवा दूंगा। तो मंडे से आपको कुछ क्वेरी आती है अगर कि मुझे सर आपको अलग से मिलना है वीक डेज में, अभी कुछ मेरे माइंड में चल रहा है, कुछ पूछना है, तो आई ट्राई कि एक सेशन में इस वीक डेज में आपको सेपरेटली दे दूंगा एज ए डाउट सेशन। ठीक है। ओके सर। बाकी फिर अगले वीकेंड से जब प्रैक्टिकल कंटेंट हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा, तो फिर डाउट सेशंस हमेशा रहेंगे वीकेंड वीकडेज के अंदर भी। नया तो नहीं रहेगा उसमें, केवल डाउट ही रहेगा ना? नहीं नहीं, सिर्फ डाउट सेशन रहेगा। और तो वो कुछ किसी ऑप्शनल को होगा या पूछना है करना मैंडेटरी है होगा? तो